जी नमस्ते हाँ, सर। नमस्कार। तो अच्छा, आज का टॉपिक सर, आज का टॉपिक हमने रखा हुआ है जो हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री को जिसने डिस्ट्रॉय किया है, उस सांप का नाम मौलाना आजाद है। मैं उसको सांप इसलिए बोला था क्योंकि मैंने जब एक टॉपिक बनाया था, जिस दिन टाइटल बनाया था, उस दिन नाग पंचमी थी। तो मेरे को ध्यान है जी कि मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं, तो इसके लिए मैंने उसको नाग बोल दिया कि नाग है ये। जी सर। और इसके नाम पर हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। पता नहीं किसने बनाया था। दिस इज हाई टाइम मोदी गवर्नमेंट शुड रिमूव दिस ऑल्सो, कि इसको भी हटाओ जी यहाँ से। सर। ये क्या नाटक है? जी सर। पता नहीं मोदी साहब क्या चाहते हैं। उनको तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ही अपना झंडा आगे बढ़ाते रहना है। आज चंद्रयान ने लैंड कर दिया है, तो काफी लोगों के तो छाती में आज सांप लौट रहा होगा। ममता बनर्जी हो जी गई, जी अखिलेश यादव हो गया, लालू यादव हो गया, कपिल सिब्बल हो गए, और भी जितने भी लेफ्ट वाले हैं। सबसे बड़ा हाँ सांप तो आई उसको, डॉट जिसका सबसे बड़ा सांप आई तो उसको, जो चाइना का प्रेसिडेंट है वहां पर जोहानिसबर्ग में बैठा हुआ है, उसको वो हो रहा होगा, अरे बाप रे क्या कर दिया इन्होंने। जी जी आई डॉट एन डॉट हम्म। डी डॉट आई डॉट ए के बाद डॉट क्यों नहीं, आज तक समझ में नहीं आया। मतलब ये ओपन है एलजीबीटी क्यू प्लस 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 वैसा। वैसे फुल फॉर्म क्या है उसका, आपको याद है? बताओ। सर मुझे इतना ज्ञान नहीं है सर। मैं डेवलपमेंट दिमाग एंड क्या लगाना हुआ? चाहता हूँ। दि- डेवलपमेंट एंड व्हाट? सर ऐसे कुछ और कितना भी। क्यों दिमाग लगाना ये सब में सर, छोड़िए सर। वो सिर्फ राहुल गांधी की समझ में आएगा, इसके अलावा किसी को हाँ, समझ नहीं आने वाला। जी जी लेकिन खैर, आप सबको और पूरे हिंदुस्तान को और जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको बधाई। हम लोगों जी ने जी बहुत अच्छा बिल्कुल सर। अचीवमेंट किया है। जी 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 The remarkable part of it is that in 2019 September, when Chandrayaan 2 was sent there and it failed to land properly, that time also China tried on the South Pole. जैसे इस बार जी रसिया ने जी जी ट्राई किया था ना लूना को भेज करके, उस समय उसने भी ट्राई किया था। और जब उनका वो मिशन फेल हुआ तो दे प्रोपेगेटेड a theory that South Pole is inhabited by aliens and it doesn't allow any Chandrayaan or whatever moon mission to be successful. तो आज इंडिया ने वो भी मिथ तोड़ दिया कि भाई ठीक है, वहां पर कोई एलियन नहीं है। इफ यू आर साइंटिफिकली एडवांस्ड एंड यू हैव गॉट पेशेंस, केपेबल। परसेवरेंस, तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो ये जो जी जितने सर। भी मतलब नई उम्र के बच्चे हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। उसमें प्रधानमंत्री ने भी बोला है that whenever there is a failure, that should be taken as a lesson. करेक्ट सर। You should take corrective measure and then you start afresh, and then success is bound to be yours. ये सबसे बड़ी बात डेफिनेटली है। सर, डेफिनेटली। क्योंकि बच्चा जब बचपन में चलना शुरू करता है तो कितनी बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, वो कभी रोता भी नहीं है, उसको लगता है यार मैं सीख रहा हूँ। तो जब हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे को लगता है नहीं, वी आर परफेक्ट एंड वी आर नॉट, मतलब वी आर इनफेलेबल, हम गलती नहीं कर सकते। और गलतियां तो मतलब टू आर ए ह्यूमन, गलतियां तो होती हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, तो बेचारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो इनको तो यही है भाई। मैं तो ये बोलता हूँ कि चाहे वो राम की कृपा हो, चाहे भगवान विष्णु की कृपा हो, या शंकर की कृपा हो, सक्सेसफुल हो गया। नहीं तो बाप रे, मोदी को ऐसे जूते पड़ते थे ना, ऐसे जूते पड़ते थे पूछो मत, जी जी कि जी तुमने इतना पैसा गंवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, टमाटर का भाव ऊपर जा रहा है और खाने के दाम बढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल करते हैं लोग। और जब जब इसरो आपका रॉकेट छोड़ा जाता है ना, ये सैटेलाइट लॉन्च करने के, इनको जलन होती है क्योंकि बाहर वाले जो है हमारा ही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सस्ते में। अभी क्या हो रहा है कि आई थिंक वो जो श्री हरिकोटा वाला जो विक्रम साराभाई सेंटर है, लॉन्च सेंटर है, उसके अलावा ये लोग 4-5 जगह और लॉन्च सेंटर बना रहे हैं। लॉन्च पोर्ट बोलते हैं उसको, वो भी जी बना जी रहे हैं। जी जी क्योंकि जी क्या हो रहा है कि मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि अगर आप श्री हरिकोटा से कोई भी मतलब लॉन्च करते हो तो यू हैव टू अवॉइड, क्योंकि जब वो ऊपर जाता है इक्वेटर तो नीचे है थोड़ा सा, जी जी इक्वेटर को पकड़ना होता है इनको। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, पूरे श्रीलंका को अवॉइड करना पड़ता है कि इन केस ऑफ एनी क्रैश इट शुड नॉट जी फॉल जी ऑन जी श्रीलंका।
तो हमारा फ्यूल ज्यादा खर्चा होता है। इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग या तो वो लक्षद्वीप में कहीं पर ही बनाएंगे या फिर नीचे केरला साइड में कहीं बनाएंगे, सो दैट द इक्वेटर कुड बी रीच एंड अवॉइडिंग श्रीलंका। श्रीलंका जो बीच में आता है ना, वो ना है और हमारे को इक्वेटर आराम से मिल जाए। और हमारा जो मतलब जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसा है कि अभी जैसे मान लो रसिया है और चाइना है, ये तो इक्वेटर से बहुत दूर है, तो इनको जब कोई लॉन्च करना पड़ता है तो कितना इनको फ्यूल खर्चा करके फिर इक्वेटर तक आना पड़ता है। तो देखते हैं नीचे हमारा वाटर मास बहुत मतलब तगड़ा एकदम है ना, लंबा वाटर मास जो इंडियन ओशन पूरा, ये स्ट्रेटेजिक मतलब बेनिफिट है हमारे लिए। अब इसके जो पहले रॉकेट गिरे थे, वो जो 4-5 मिनट के बाद में गिरे थे, they fell into Bay of Bengal। जी जी जी। उसके बाद में फिर वो पीछे से जाकर के इंडियन ओशन की तरफ को गया है। बाकी तो जितने भी रॉकेट ऊपर गए वो तो इन्वायरमेंट में आकर के वैसे ही सारे के सारे वहीं पर जल गए। हाँ, खत्म, जल जाता है। हाँ, जो 2 रॉकेट शुरू वाले थे ना, उनको वो यहीं पे गिरे थे, बे ऑफ बंगाल में गिरे थे। एनीवे, तो दादा इसको हम शुरू करते हैं कि मौलाना कलाम आजाद के बारे में देखते हैं। ये आदमी था क्या, कहाँ से आया था, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने इसको एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बनाया, और एजुकेशन मिनिस्टर ने बनने के बाद में इसने कितनी खुराफात की हमारे हिंदुस्तान की। आज हमारे इंडियंस के अंदर जो हीन भावना घुसी हुई है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल ये भी बंदा है। अंग्रेज तो थे ही, मुसलमान तो थे ही, लेकिन आजाद भारत में सबसे बड़ा जो खुराफात किया है वो इस आदमी ने किया है। हमेशा बाहर वालों को, जो हमारे यहाँ पर इन्वेडर थे, आक्रांता जिसको बोलते हैं हिंदी में, उन लोगों को हाईलाइट किया गया, उनको ग्रेट दिखाया गया और ये बोला गया कि तुम लोग तो बेवकूफ हो, तुम्हारे को तो बाहर वालों ने आकर के बाजा बजाया है, समथिंग लाइक दैट। अब क्या बताएं। एक अभी थ्योरी चल रही है सर, एक अभी थ्योरी चल रही है कि पाकिस्तान में जो लोग चले गए लोग बेवकूफ हैं, इसीलिए उनका जो बेड़ा गर्क हुआ है, और जो यहाँ इंडिया में बैठे हैं उन लोग चालाक हैं, क्योंकि इंडिया को पूरा खत्म करेंगे, मुस्लिम बना देंगे। इसीलिए तो जो भाषण आप दिख रहे हैं सर, उसका एक इंडिकेशन वहां से आपको मिल जाए। अच्छा, ये राहुल गांधी गया था उधर लद्दाख में, उनके साथ में 3 दोस्त थे उनके। उन दोस्तों के बारे में कुछ हिंदुस्तान के पेपरों में आया है, कुछ क्या है? ये नहीं सर, आप ही बताएं सर, आप। इसमें लिखा है, एक मेरे पास में फ्री प्रेस जर्नल जो मुंबई से छपता है, उसमें एक न्यूज आई है। उसमें न्यूज आई है, बीजेपी लीडर प्रीति गांधी टेकिंग टू ट्विटर सेड राहुल गांधी इज इन ले ऑन अ हॉलिडे। He arrived on 17th August and was seen driving to पैंगोंग लेक, जहां पर वो पिछले बार जो 20 हमारे जो मरे थे ना, वो वहां गया था। ये अब बताइए कितना सेंसिटिव इलाका है। With a group of people this afternoon, interestingly, of these accompanying him, 3 were foreigner। नाम है उनके शकीर मोहम्मद नूराली मेराली एंड सादिक इरफान किमानी मेराली, दोनों कीनियन है ये। इसके अलावा एक उनके नाम वाला है, राहुल विंसी के नाम वाला है लुइगी विंसी, वो इटालियन है। All 3 are on tourist visa. What exactly is association relation with these foreigners? Now tourist जब आता है यहाँ पर, as far as I know, आप सिक्किम में उधर नाथुला पास गए हो? जी, वहाँ पास बनाना पड़ता है ना, इनर लाइन परमिट चाहिए। इंडियंस को भी पास बनाना पड़ता है, फॉरेनर को अलाउड ही नहीं। हाँ, इनर लाइन परमिट चाहिए। तो अब ये वहां पर पैंगोंग लेक तक गया है, वहां पर फॉरेनर को लेके गया है। इनको जरूरत नहीं थी, ये फॉरेनर थे ना, इनको भी तो मतलब दे वर नॉट अलाउड एट ऑल, इंडियन फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड इन द बॉर्डर एरिया। फिर इसको कैसे लेके गया ये? इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट क्या, वो तो हमेशा यही सोचते हैं कहीं इनको एडवांटेज ना मिल जाए और दोबारा ना आके बैठ जाए। ये सोचने वाली बात है। According to the United Kingdom government website,
Sakir Muhammad Nurali Merali is a venture capitalist and former director of iglu.com. As per its website, the iglu.com is the UK's largest independent specialist sky and cruise travel agency. 51-year-old Merali is Kenya by nationality. As per Pomanda.com, Merali has been director of 3 companies so far, namely Igloo.com Limited, Geo Capital Limited, and Vedraz Limited. Merali primary area of work is travel agency, tour operator, and other reservation services and related activities. अब ये इनके दोस्त हैं. नहीं, अंडर कवर है ना ये टूर ऑपरेशन वगैरह, ये अंडर कवर काम है. Luigi Vinci is an Italian-born electrical engineer at Qualcomm in Ireland. As per his LinkedIn profile, his LinkedIn bio reads electronic engineer with an academic background in digital design and computer architecture and 5 years of professional experience in modeling of SoC memory subsystem, architecture, analysis of performance at systems and memory level, passionate and enthusiastic about artificial intelligence. देखो, artificial intelligence. After having worked on a master thesis project on the FPGA hardware acceleration of a CNN, I have taken through the years several basic courses in deep learning. He has done his master from Politecnico di Torino, the oldest Italian technical university founded in 1859. Though no specific information was available for Sadiq Irfan Imani Merali, social media account said he is a Kenyan born in 2004 and a student. 2004 19 साल का छोकरा है ये 3 थे ये. अब बताइए क्या करने साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है ये आदमी, ये इटालियन जो है. आप बोलेंगे जाने दो. मतलब ये भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता पब्लिक के कंजम्पशन के लिए कि भाई देख लो यहाँ पर ये आदमी जो है प्राइवेट से पढ़ने वाला है और कैसे कैसे बेवकूफों को ला करके और कहाँ कहाँ घुमाता रहता है. पार्लियामेंट चल रहा है, वहां पे बकवास कर रहा था, फिर बाहर गया, वहां से वापस आया तो इनको लेकर लद्दाख घूम रहा है. और वैसे तो ये बोलता रहता है कि लद्दाख, मतलब मोदी ने पूरा पूरा जो लद्दाख है वो तो चाइना ने कब्जा करके रखा. तो ये कौन से एरिया में गया था? चाइना के इन्विटेशन पे गया था क्या वहां पर? ये मैंने अक्षय चिन्ह कौन दे दिया? ये बोलता ना पूरा पूरा 3000 किलोमीटर लद्दाख का एरिया जो है वो चाइना को दे दिया है. तो ये कौन से एरिया में घूम रहा था? जो लद्दाख में, मतलब जो इंडिया में है या जो चाइना के कब्जे में? जी जी. तो खैर, कमिंग टू द टॉपिक, मौलाना आजाद के बारे में मैं पहले थोड़ा सा मौलाना आजाद की जन्म कुंडली निकाल लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं इसकी. ये है कौन? और जन्म कुंडली में ठीक है हम लोग शॉर्टकट मारते हैं तो विकिपीडिया ही हमारे को मिलता है पढ़ने के लिए. उसके बाद में बताते हैं कि ये सांप कैसे है. मौलाना आजाद ये है भाई साहब. भूल जा भाई. ये आ गई. अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन. हाँ, अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आजाद, born on 11th of November 1888, died on 22nd of February 1958. इसको बोल रहा है was an Indian independence activist, Islamic theologian, writer, and a senior leader of the Indian National Congress. Following India's independence, he became the first Minister of Education in the Indian government. He is commonly remembered as Maulana Azad. The word Maulana is an honorific, meaning our master, and he adopted Azad free as his pen name. His contribution to establishing the Education Foundation of India is recognized by celebrating his birthday
as National Education Day across India. दादा एक मिनट, जी सर। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, 14 नवंबर को चाचा नेहरू का बर्थडे, 17 जी। नवंबर को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का बर्थडे। नवंबर का महीना बड़ा खतरनाक है। हिंदुस्तान के लिए नवंबर का महीना बहुत खतरनाक था। ये आगे बढ़ो। As a young man, Azad composed poetry in Urdu as well as treatises on religion and philosophy. He rose to prominence through his work as a journalist, publishing works critical of the British Raj and espousing the causes of Indian nationalism. Azad became the leader of the Khilafat movement. अच्छा, यहाँ सर थोड़ा सा गौर करें आप। Khilafat movement was not a movement against the British actually. They wanted Khilafat मतलब establishment of the Caliphate rule from Turkey. So I'm reading again. इसको पढ़ लो, Azad फिर मैं became the एक leader आर्टिकल of the दिखाता हूँ, Khilafat उसमें वो movement. खिलाफत मूवमेंट के बारे में इसने क्या किया, क्या बोला है, वो बताएगा। वो ये क्या बोल रहा था During कि which, जो दादा एक मिनट, जो टर्की का जी जो सर। वो है ना ओटोमन एम्पायर, उनके Caliph. खिलाफ अगर किसी मुसलमान का खून नहीं खोलता है तो वो मुसलमान नहीं है, ऐसा बोलता था ये। उसके पक्ष में बोलना चाहिए। पढ़ता हूँ सर आगे। Azad became the leader of the Khilafat movement, during which he came into close contact with the Indian leader Mahatma Gandhi. After the failure of the Khilafat movement, he became closer to the Congress. Azad became an enthusiastic supporter of Gandhi's ideas of non-violent civil disobedience, and worked to organize the non-cooperation movement in protest of the 1919 Rowlatt Act. Azad committed himself to Gandhi's ideals, including promoting Swadeshi, which means indigenous products, and the cause of Swaraj, self-rule for India. In 1923, at the age of 35, he became the youngest person to serve as the president of the Indian National Congress. In October 1920, Azad was elected as a member of the foundation committee to establish Jamia Millia Islamia at Aligarh in Uttar Pradesh without taking help from the British colonial government. He assisted in shifting the campus of the university ये अचीवमेंट है इसका, without help from British government। वाह क्या बात है। He assisted in shifting the campus of the university from Aligarh to New Delhi in 1934. The main gate, gate number 7 to the main campus of the university, is named after him. Azad was one of the main organizers. Jamia is the गढ़, it is just like AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो दंगे का गढ़ है ना। पिछली बार जब दंगे दिल्ली में हुए थे शुरुआत वहीं से हुई थी, जामिया मिलिया इस्लामिया से ही हुई थी। जी जी जी। Azad was one of the main organizers. Azad was one of the main organizers of the Dharasana Satyagraha in 1931 and emerged as one of the most important national leaders of the time, prominently leading the causes of Hindu-Muslim unity, as well as espousing secularism and socialism. He served as Congress president from 1940 to 1945 during the Quit India Rebellion. During which the Quit India Rebellion was launched. Azad was imprisoned together with the entire Congress leadership. He also worked for Hindu-Muslim unity through the Al-Hilal newspaper. Biography, early life. Azad was born on 11th of November 1888 in Mecca. This is very important. All viewers should know. Azad was born on 11th of November 1888 in Mecca, then a part of the Ottoman Empire, now a part of Saudi Arabia. His real name was Syed Ghulam Muhyiddin Ahmad bin Khairuddin al-Husseini, but he eventually became known as Maulana Abul Kalam Azad. Azad's father was a Muslim scholar of Afghan ancestry who lived in Delhi with his maternal grandfather
as his father had died at a very young age during the Indian एक rebellion. मिनट क्या बोल रहे हैं? आजाद फादर वाज अ मुस्लिम स्कॉलर ऑफ Afghan ancestry. बट सेटल्ड इन मक्का। मक्का में कैसे पैदा हुआ फिर ये? जो इसका नाम तो पूरा पूरा ये बाप का नाम बोल रहे हैं ना, अल ये अहमद बिन 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 के जो आगे आता है, बिन मतलब सन ऑफ। तो ये मक्का में पैदा हुआ था और ये अफगानी एंसेस्ट्री का था और दिल्ली में रहता था। मतलब क्या क्या कहना क्या चाह रहे लोग? ये भी गौर करने वाली बात है। Who lived in मक्का में पैदा हुआ 88 में, उसका बाप उस समय तो मक्का में रहता होगा ना। फिर क्या लिख रहा है? Who lived in Delhi with his maternal grandfather. As his father died at a very young age. Who lived in Delhi? Azad's father was a Muslim scholar of Afghanistan. Who lived in Delhi? Azad's father lived in Delhi with his maternal uncle. मामा के साथ में रहता था, नाना के साथ में रहता था। As Azad's father's father died at the very young age. ऐसा करके हुआ ना फिर ये। During the Indian 1857, he left India. अच्छा हाँ ये हुआ। ओके नहीं मैटरनल ग्रैंडफादर के पास था क्योंकि इनका पिताजी मतलब मर गए थे यंग एज में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पिताजी जल्दी मर गए थे, इसलिए वो नाना जी के साथ में रहते थे, ये कहना चाह रहा है ना? अच्छा ये है वो। फादर वाज अ मुस्लिम स्कॉलर ऑफ अफगान एंसेस्ट्री, जो दिल्ली में रहते थे अपने नाना के साथ में, क्योंकि उनके पिताजी का मतलब आजाद के पिताजी का दादाजी का एंगेज में देहांत हो गया था। अच्छा 1857 में वो इंडिया छोड़ करके मक्का चले गए। His father मोहम्मद during the Indian rebellion 1857 he left India and settled in Mecca. His father Muhammad Khairuddin bin Ahmad al-Hutani wrote 12 books with thousands of disciples and claimed noble ancestry. What type of books were they? नहीं लिखता इसके बारे में कुछ। Religious books. So-called religious books. While his mother was Sheikha Aliya bint Muhammad, the daughter of Sheikh Muhammad bin Zahir al-Watri, himself a reputed scholar from Medina, who had a reputation that extended even outside of Arabia. अच्छा मुस्लिमों में स्कॉलर किसको बोलते हैं? जो कुरान का मास्टर हो। कुरान का मास्टर होगा, हदीस का मास्टर होगा, वही होगा ना? हाँ जी ना, मैं जानबूझ के सवाल पूछ रहा हूँ सो दैट जी मैं समझ रहा हूँ कि क्या है। हाँ बस स्कॉलर मतलब वो स्कॉलर नहीं है कि साइंस पढ़ रहा हो या रिसर्च कर रहा हो, चंद्रयान बना के भेज रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए वो। अच्छा और एक चीज देखिए, अच्छा जो हो गया मतलब himself a reputed scholar from Medina who had a reputation that extended even outside of Arabia. Another important thing, Azad settled in Calcutta with his family in 1890. अब समझ में आ रहा है सर कहाँ से गड़बड़? 88 में पैदा हुआ है और 90 में जाके कलकत्ता में बस गया, तो कौन किसने बताया? आजाद कौन? मतलब आजाद माने मौलाना आजाद की बात कर रहा है? जी तो हाउ कैन ही डिसाइड विद इन 2 इयर्स ऑफ हिज बर्थ कि वो वहां पे रहना है? यही तो मतलब सोचने वाली बात है ना। विकिपीडिया का भी तो मतलब एंटीसीडेंट्स क्वेश्चनेबल। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। आजाद मतलब होम स्कूल्ड एंड सेल्फ टॉट, ये भी इम्पोर्टेंट है। बकवास कर रहा है, लिखना नहीं चाहते लोग। अब मदरसे में पढ़ा होगा या घर में कोई मौलाना पढ़ा होगा, जो भी हो। मदरसा। This was the man who was the education minister. Azad was homeschooled and self-taught. Following fluency in Arabic as a first language, Azad began to master several other languages, including Bengali, Hindustani, Persian, and English. He was also trained in the mazhabis of Hanafi, Maliki, देखा ये है हनाफी, मलिकी, शैफी, and Hanbali fiqh, Sharia, mathematics, philosophy, world history, and science by tutors hired by his family. An avid and determined एक मिनट दादा ये बताओ, जी जब इसको साइंस पढ़ाई गई होगी या कुछ भी वर्ड हिस्ट्री पढ़ाई गई इस्लामिक साइंस, तो इसको ये पढ़ाया गया कि अर्थ जो है चपटी है? बिल्कुल पढ़ा होगा। और सूरज कीचड़ में डूबती है, के चारों तरफ कीचड़ में डूबती है। अच्छा तारे जो है ऐसे ही लालटेन की तरह सजाए गए हैं
उसमें मिट्टी का तेल डालने जाता होगा ये केरोसिन। आसमान पहले बना, धरती बाद में बनी, फिर पता नहीं क्या इन लोगों का सब है। एंड एविडेंट डिटरमिन्ड स्टूडेंट। अच्छा जी, एन एविडेंट डिटरमाइंड स्टूडेंट्स द प्रिकॉशंस, देखिए ये वर्ड नोट कीजिए, द प्रिकॉशंस आजाद वाज रनिंग अ लाइब्रेरी, मतलब खेलता था वो किताब लेकर। द प्रिकॉशंस चाइल्ड प्रोडिजी, इसको इक्वेट कर रहा है किसके साथ? बेटोवन। देखिए बेटोवन मोजार्ट के साथ। बाप रे। So an evident determined student, the precocious Azad was running a library, a reading room, and a debating society before he was 12. क्या बुलशिट कर रहा है यार, कुछ भी बोलता है। Wanted to write on the life of Al-Ghazali at 12. Was contributing learned articles to Maghzan, a literary magazine. At 14, was teaching a class of students, most of whom were twice his age. Wikipedia fell short of writing here that he was another Muhammad Sahib. जी जी जी। 14 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में लाइब्रेरी चला, 14 साल की उम्र में बुक लिख दिया। वाह। हाँ तो बच्चे खेलते हैं ना किताब लेकर। हाँ। And was teaching a class of students. Very good. 14 साल में। तो हम भी बच्चों को एनकरेज करते हैं कि तुम टीचर बनो, हमें पढ़ाओ। और किनको पढ़ा रहा है वो? 28 मतलब 28 डबल एज जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा है वो। When he was 15. Twice his age, when he was 15, and completed the traditional course of study at the age of 16, 9 years ahead of his contemporaries, and brought out a magazine at the same age. At the age of 13, he was married to a young Muslim girl, Zulaikha Begum. Azad compiled many treatises interpreting the Quran, the Hadith, and the principles of fiqh and kalam. हम लोग कई बार एक्स मुस्लिम चैनल में गए, कहीं पर आया कि हदीस जो है वो आजाद साहब की हदीस ये कुछ है क्या? कहीं पर उनकी थ्योरी आई है कि हदीस में ये मतलब होता है? मौलाना आजाद ने लिखा है। अब वो खुद लिखे या दूसरा कोई लिखा है, वो nobody knows। मतलब इसकी जो बायोग्राफी है ना, उसको भी इन्होंने कहीं से लिखवाया है। लिख दो मेरे उसमें। बहुत अच्छा। अर्ली जर्नलिस्टिक करियर। नरसिम्हा राव ने भारत रत्न दिया 1992 में। अच्छा, इसको सिग्नेचर भी उर्दू में करने पड़ते थे जी। ओके। लेकिन अंग्रेजी बंगाली सब जानता था, सब जानता था। अच्छा, इसमें एक बात है, हिंदुस्तानी लिखा हुआ, संस्कृत भी लिखा हुआ है। संस्कृत नहीं लिखा, संस्कृत भी है। नहीं लिखा, कहाँ लिखा? नहीं, हिंदुस्तानी में तो वही, संस्कृत नहीं है। अरे हिंदुस्तानी, हिंदी नहीं लिख रहा है, हिंदुस्तानी लिख रहा है, हिंदुस्तानी लिख रहा है। उर्दू के साथ में जो हिंदी बोली जाती है उसकी बात कर रहा है वो हिंदुस्तानी है जी। हाँ, ये हिंदी की बात नहीं कर रहा, संस्कृत की बात ही नहीं कर रहा। उसको संस्कृत नहीं मालूम थी और ना हिंदी मालूम थी, उसको हिंदुस्तानी मालूम थी। यहाँ पे उर्दू लिखने में शर्म आ रही थी इनको। जी जी जी। तो इस पे आते हैं अर्ली जर्नलिस्टिक करियर। Azad began his journalistic endeavors at an early age. In 1899, at the age of 11, he started publishing a poetical journal, Nairangi Alam, at Calcutta, and was already an editor. उस समय अंग्रेजों के टाइम में ये 11 साल का लड़का जो है, जिसको माइनर बोलते थे ना उस समय, वो काम कर सकता था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। और ये बोल रहा है वो एडिटर था। And was already an editor of weekly Al-Misbah in 1900. He contributed articles to Urdu magazines and journals such as Maghzan, Ahsanul Akbar, and Khadang-i-Nazar. In 1903, he brought out a monthly journal, Lisan-us-Sidq. It was published between December 1903 to May 1905 until its closure due to shortage of funds. He then joined Al-Nadba, the Islamic theological journal,
क्या खतरनाक है यार ये। अच्छा, of the Nadwalu Ulama on हाँ, Sibli Nomani's invitation. He worked as editor of Vakil, a newspaper from Amritsar, from April 1906 to November 1906. He shifted to Calcutta for a brief period where he was associated with Darul Sultanat. He returned to Amritsar मुझे तो समझ after में a नहीं few आ रहा। months. यहाँ क्या लिख रहा है? आजाद सेटल्ड इन कलकत्ता विद हिज फैमिली, ओके। और 1890. यहाँ पे लिख रहा है ही शिफ्टेड टू कलकत्ता, फिर लिख रहा है ही हाँ शिफ्टेड टू कलकत्ता। क्या मतलब है? ही वाज सेटल्ड इन कलकत्ता ना, कहाँ उसके बीच में कहाँ गया? जी जी, बात है। बीच में इधर उधर कर रहा था. He returned to Amritsar after a few months and resumed the editorship of Vakil, continuing to work there until July 1908. Struggle for Indian independence. In 1906, he took a trip of Egypt, Syria, Turkey, and France, where he came into contact with several revolutionaries, such as followers of Kamal Mustafa Pasha, members of the Young Turk movement, and Iranian revolutionaries. Azad developed political views considered radical for most Muslims of the time and became a full-fledged Indian nationalist. This is all camouflage, sir. In his writing, Azad proved जानबूझ के इसलिए पढ़ रहा हूँ कि देखो ना कितना झूठ, मतलब हिस्ट्री तो हमारे को झूठ पढ़ा ही, विकिपीडिया में इसमें भी झूठ झूठ. भरा पड़ा है। In his writing, Azad proved to be a fierce critic of both the British government and Muslim politicians. The former Azad developed political views considered radical, huh? radical for most Muslims of the time, and and then became आगे क्या बोल रहा है? Became a full-fledged Indian nationalist. हाँ. वाह, तो सर वो थ्योरी में बताया ना कि पाकिस्तान में जो लोग चले गए, जो बचे हुए यहाँ थे उनको रखा गया कि आप ही लोग बुद्धिमान हो, आप लोग रह जाओ, बेवकूफ लोग वहां चले जाए, मरे हो, क्योंकि गजवा हिंद करना है ना. आगे बढ़ो, फिर contradiction. In his Azad writing, proved to Azad be proved to be a fierce critic of both the government and Muslim politicians. The former for its racial discrimination, refusal to provide for the needs of the Indian public, and the latter होना चाहिए, and the latter for focusing on communal issues for matters of common self-interest. Azad pointedly rejected the All India Muslim League's communal separatism. However, his views changed considerably when he met ethnically oriented Sunni revolutionary activists in Iraq and was influenced by the fervent anti-imperialism and Arab nationalism against common Muslim opinion of the time. Azad opposed the partition of Bengal in 1905 and became increasingly active in revolutionary activities, which he was introduced by the prominent Hindu revolutionaries such as Aurobindo Ghosh and Shyam Sundar Chakravarti. यार shit. पता How नहीं, can ये you be कहीं नहीं disciple पढ़ा of हूँ, Aurobindo Ghosh यार, कुछ भी बोलता है। कभी ये पहला बार पढ़ा हूँ. I'm अरे surprised. बाप रे। Azad initially evoked surprise from other revolutionaries, but Azad won their praise and confidence by working secretly to organize revolutionary activities and meetings in Bengal, Bihar, and Bombay, now called Mumbai. I'm reading this for the first time. यार क्या बोलूं मैं, मतलब 1942 Al से Hilal and लेकर Khilafat 43 movement. तक कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, और 46 में 16 अगस्त को वहां पर साला डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, और फिर ये बोलता है कि ये चुपचाप बैठा था उस समय. praise and confidence by working secretly to organize तो उस समय चुपचाप बैठा था ना. He He was made president of Congress deliberately
so that Congress does not oppose the partition. That means he was tacitly supporting partition. पढ़ूं आगे सर? आगे हाँ हाँ हाँ. He established an Urdu weekly newspaper in 1912 called Al Hilal from Calcutta and openly attacked British policies while exploring the challenges facing common people. Espousing the ideals of Indian nationalism, Azad's publications were aimed at encouraging young Muslims into fighting for independence and Hindu-Muslim unity. With the onset of World War I, the British stiffened censorship and restrictions on political activity. Azad's Al-Hilal was consequently banned in 1914 under the Press Act. In दादा एक मिनट आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ. ब्रिटिश राज में मतलब he was born in Makkah. That doesn't mean that he was from Saudi. He was from Afghanistan. His father and grandfather were from Afghanistan, na? They would have migrated to Makkah where he was born, but his origin is from Afghanistan. What I mean to say is, that's why इन लोगों ने उसको यहाँ पर citizenship दे दिया. Had he been from Ottoman Empire or something like that, उधर से रहता था, Saudi Arabia was an Ottoman Empire, ना? तो शायद नहीं देते थे ये लोग उसको citizenship, मुझे लगता है. तो he would have traveled there or he would have been having मतलब only birth के चक्कर में वहां पर पैदा हुआ होगा. बाकी ये या तो अफगानी पासपोर्ट होगा या तो इंडियन पासपोर्ट होगा इसके बाप के पास. उसमें पासपोर्ट तो था ना लोगों के पास, तो बाहर जाते थे. वर्क वीसा पे गया होगा, वहां पर वर्क परमिट पे गया होगा उधर. Espousing the ideals of Indian nationalism, Azad's publications were aimed at. अच्छा ये तो पढ़ लिया हम. Sorry sir. In 1913, he was the founding member of Anjuman-e-Ulama-e-Bangala, which would become the Jamaat-Ulama-e-Bangala, branch of the Jamaat-Ulama-e-Hind in 1921. अच्छा ये जो है जमात-उलमा-ए-हिंद ये तो अल-कायदा के साथ सबके साथ जुड़ा हुआ है आज भी. देखो भैया दर्शकों देख लो ये कौन था ये आदमी. जी. वो विकिपीडिया में बचाते बचाते सही तो लिखना ही पड़ेगा ना उसको, क्या करेगा. जी. His work helped improve the relationship between Hindus and Muslims in Bengal, which had been soured by the controversy surrounding the partition of Bengal and the issue of separate communal electorates. What is the basis of this particular sentence? Basis क्या? कुछ भी बोल दो कि हाँ भाई ठीक है काम किया. वाह. In this period, Azad also became active in his support for the Khilafat agitation to protect the position of Sultan of Ottoman Turkey, अब आ गया ना लाइन पे, who was considered the Caliph or Khalifa for Muslims worldwide. आ गया ना लाइन पे अब सर. The Sultan had sided against the British in the war, and the continuity of his rule came under serious threat, causing distress among Muslim conservatives. Azad saw an opportunity to energize Indian Muslims and achieve major political and social reform through the struggle. Azad started a new journal. Sultan had sided against the British in the war, and the continuity of his rule came under the serious threat, causing distress among Muslim conservatives. Conservatives तो इसमें among Muslim conservatives की बात कर रहा है तो ऑल ओवर मतलब पैन वो था पूरा वर्ल्ड में था ये सब कुछ, जहाँ पर भी मुसलमान था सबको तकलीफ हो गई. ये क्या हो रहा है ऐसा कुछ था. अरे बाप रे, लिख तो यही रहा है. Azad started a new journal, the Al-Balag, which also got banned in 1916 under a Defense of India Regulations Act, and he was arrested. The governments of Bombay Presidency, United Provinces, Punjab and Delhi prohibited his entry into the provinces. And Azad was moved to a jail in Ranchi, where he was incarcerated until 1st of January 1920. Upon his release, Azad returned to
to a political atmosphere charged with sentiments of outrage and rebellion against British rule. The Indian public had been angered by the passage of the Khilafat Acts in 1919, which severely restricted civil liberties and individual rights. Consequently, thousands of political activists had been arrested and many publications banned. The killing of unarmed civilians at Jallianwala Bagh in Amritsar on 13th of April 1919 had provoked intense outrage all over India, alienating most Indians, including long-time British supporters, from the authorities. The Khilafat struggle had also peaked with the defeat of the Ottoman Empire in World War I and the raging Turkish War of Independence, which had made the Caliphate's position precarious. India's main political party, the Indian National Congress, came under the leadership of Mahatma Gandhi, who had aroused excitement all over India when he led the farmers of Champaran and Kheda in a successful revolt against the British authorities in 1918. Gandhi organized the people of the region and pioneered the act of Satyagraha, combining mass civil disobedience with complete non-violence and self-reliance. Taking charge of the Congress, Gandhi also reached out to support the Khilafat struggle, helping to bridge Hindu-Muslim political divides. अब देखिए आजाद and the Ali brothers, Maulana Muhammad Ali and Shaukat Ali, warmly welcomed Congress support and began working together on a program of non-cooperation by asking all Indians to boycott British-run schools, colleges, courts, public services, the civil service, police, and the military. Non-violence and Hindu-Muslim unity were universally emphasized. यहाँ सर थोड़ा सा मैं रोकूंगा. ये अली ब्रदर्स के बारे में आपको मालूम है सर क्या हिस्ट्री है? वही ना, अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई ना, वही तो गधे लोग थे वो. गधे नहीं थे सर, बहुत शाने लोग थे. नहीं, आज की डेट में तो मैं उनको गधा ही बोलूंगा ना. हमारे खिलाफ जो काम करेगा उनको गधा ही बोलूंगा मैं, और ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता ना गधा के अलावा. क्या बोलूं? Non-violence and the Hindu-Muslim unity were universally emphasized, while the boycott of foreign goods, especially clothes, were organized. Azad joined the Congress and was elected president of the All India Khilafat Committee. Although Azad and other leaders were soon arrested, the movement grew. The movement had a sudden decline ना. क्या बोल रहे हैं? कहाँ हो? ऊपर चला. The movement drew out millions of people in peaceful processions, strikes, and protests. This period marked a transformation in Azad's own life. Along with fellow Khilafat leaders, Mukhtar Ahmad Ansari, Hakim Ajmal Khan, and others, Azad grew personally close to Gandhi and his philosophy. The three men founded the Jamia Millia Islamia in Delhi as an institution of higher education, managed entirely by Indians without any British support or control. So इसका नाम देने का ये जरूरत क्या था? ये नेशनलिस्ट था. हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में जामिया मिलिया इस्लामिया क्यों नाम दिया गया? आगे पढ़ो. क्या मतलब क्या यार, ये तो. Both Azad and Gandhi shared a deep passion for religion, and Azad developed a close friendship with him. देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है. Both Azad and Gandhi shared a deep passion for religion. Which religion? हाँ, and Azad developed a यहाँ पर religious भी नहीं लिखा है, religious भी नहीं लिखा है, religion लिखा है. हाँ, religion लिखा है. For religion and नहीं तो that is in the plural also. लेकिन तो दोनों का रिलीजन तो अलग अलग. तो how could they develop a close friendship? He adopted the Islamic Prophet Muhammad's ideas by living simply. Wah, wah, wah. He adopted the Islamic Prophet Muhammad's ideas by living simply, rejecting material possessions and pleasures. Emphasis on the word pleasures.
दुनिया छोड़ दिया उसने देश के लिए। He began to spin his own clothes using khadi on the charkha. मुझे तो लगता है ये जैसे ये था ना, ये अजमेर का चिश्ती, ऐसे ये भी बंदा कुछ इसी तरीके का था। नहीं, same चीज है, same. And began frequently living and participating in ashrams organized by Gandhi. मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, इसलिए कर रखा है, इसके आगे पढ़ना तो मालूम पड़ेगा क्या मैं किस लिए रखा है। He adopted the Islamic prophet Muhammad idea of living simply, rejecting material possession and pleasure. ये कितना कंट्राडिक्टरी है साला, जहां पर भी जाता था वहां पर तलवार से सबको मुसलमान बना देता था मोहम्मद साहब, और ये बोलता है आइडिया नहीं, सिर्फ बनाना नहीं है, the life he led. इसके बाद में आगे क्या बोला, बिकमिंग डीपली कमिटेड टू अहिंसा। मोहम्मद साहब को फॉलो कर रहे हैं, अहिंसा को फॉलो कर रहे हैं। वाह, pleasures. Muhammad Sahib lived a life of fulfillment of every, I mean, enjoying every possible pleasure on earth. माले गनीमत। वाह रे वाह, वाह रे Wikipedia. He began to spin his own cloth, khadi and charkha, and began using khadi on the charkha, began frequently living and participating in the ashrams organized by Gandhi. कितनी बकरियां थी वहां पे? हाँ, बकरियां थी और बकरियां रही होंगी, और बाकी कंधे पे हाथ रखने वाले भी थे, इसीलिए रहता होगा वहां पर गांधी की तरीके से रहो। आगे पढ़ो, बिकमिंग डीपली कमिटेड टू अहिंसा। वाह, नॉन वायलेंस हिमसेल्फ, आजाद grew close to fellow nationalists like Jawaharlal Nehru, Chittaranjan Das and Subhash Chandra Bose. He strongly criticized the continuing suspicion of the Congress among the Muslim intellectuals from the Aligarh Muslim University and the Muslim League. देखिए, मुस्लिम लीग ने इनको प्लांट करके गया था। Yes, ये he was plant of Muslim League in Congress, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो वो तो खैर 90% मुस्लिम था ही महात्मा गांधी, तो वो भी इसको चाहता होगा कि हाँ भाई तू रह यहाँ पर, तो मेरे मतलब मेरा लाउड स्पीकर बना रहना, जो मैं नहीं बोलना चाहता वो तू बोल दिया कर, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा भी कुछ होगा। जी जी। और या तो फिर इनका कुछ और रिलेशन रहे होंगे, वो जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिलेशन होते हैं ना, कॉस्मिक रिलेशन रहे होंगे दोनों के आपस में। अच्छा, in 1921 he started the weekly Paigam, which was also banned in December 1921. He, along with the editor of Paigam, Abdul Razak, in 1921 he started and 21 December ban हो गया। हाँ, कब स्टार्ट किया महीना नहीं बता रहा है, लेकिन दिसंबर में आते आते बैन हो गया। लिखना जरूरी है ना, ये तो मुझे लगता है मौलाना कलाम आजाद ने खुद ही विकिपीडिया में लिख दिया, भैया मैं लिख के जा रहा हूँ, तुम इसको छाप देना। आगे he along with the editor of Paigam, अब्दुल रजाक, महिलावादी, ये किस तरह का नाम है, महिलावादी? ये गलत लिखा है, मलिहाबादी होना चाहिए, मलिहाबादी होना चाहिए। मलिहाबादी में लखनऊ के पास जहाँ पे आम मिलते हैं, मलिहाबादी वो वाला है। And was arrested by the government and was sentenced to 1 year imprisonment. During the course of 1922, both the Khilafat and the non-cooperation movement suffered a blow, while Azad and other leaders like the Ali brothers were in jail. The movement had a... क्या बात है, खिलाफत मूवमेंट के टाइम में ये बंदे ये लिखना चाह रहे हैं कि जेल में थे। अच्छा, they are not responsible for anything। वाह, तीनों। Okay. The movement had a sudden decline with rising incidences of violence. A nationalist mob killed 22 policemen in Chauri Chaura in 1922. Fearing degeneration into violence, Gandhi asked Indians to suspend the revolt and undertook a 5-day fast to repent and encourage others to stop the rebellion. Although the movement stopped all over India, several Congress leaders and activists were disillusioned with Gandhi. The following year, the Caliphate was overthrown by Mustafa Kemal Atatürk, and the Ali brothers grew distant and critical of Gandhi and the Congress. Azad's close friend Chittaranjan Das co-founded the Swaraj Party, breaking from Gandhi's leadership.
Despite the circumstances, Azad remained firmly committed to Gandhi's ideals and leadership. अच्छा दादा, चितरंजन जी दास के बारे में तो लिख रहा है, वो जो जवाहरलाल नेहरू के बाप के बारे में क्यों नहीं लिख रहा? वो भी तो स्वराज पार्टी में गया था तभी, जी वो नहीं जी लिख रहा है? कहाँ लिख रहा सर? आजाद रिमेन क्या लिया? डिस्पाइट द सर्कमस्टेंसेस आजाद रिमेन कमिटेड टू गांधी, मतलब Firmly टर्की में committed. ओटोमन एम्पायर चला जाए कोई बात नहीं, मैं गांधी के साथ चिपका रहूंगा। ये गांधी का ही एजेंट होगा यार, ये और कुछ नहीं होगा। In 1923, he became the youngest man to be elected Congress president. Azad led efforts to organize the flag Satyagraha in Nagpur. Azad served as president of the 1924 Unity Conference in Delhi, using his position to work to reunite the Swarajists and the Khilafat leaders under the common banner of the Congress. In the years following the movement, Azad traveled across India, working extensively to promote Gandhi's vision, education, and social reform. इसको ध्यान रखना, मैंने ये जो आर्टिकल है इसलिए लिया था, ये एजुकेशन, हाँ, गांधीज आइडियाज, गांधी विजन ऑन एजुकेशन। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बना, तो उसने गांधी का जो विजन था एजुकेशन का वो लागू किया। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। जी ये एग्जैक्टली सर, वेरी एप्टली put. Azad served on the Congress working committee. वो बेकार की बातें हैं, ये दुनिया भर का हिस्ट्री है। यहाँ से पढ़ो, आजाद डेवलप्ड, यहाँ से पढ़ो जी। Azad developed a close friendship with Nehru and began espousing socialism as the means to fight inequality, poverty, and other national challenges. Azad decided the minimum of a Muslim political party, Millat-e-Islam, कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी का क्या जरूरत था जब हिंदुओं के साथ बैठते थे। हिंदुओं के साथ जो बैठने वाला आदमी, तो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम पेपर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। He was also a friend of Syed. तो ये मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब है? क्या यार? और फिर बोलता है he was friend of Subhash Bose also. वाह। हाँ, आप मानिए न मानिए, he was also a friend of Syed Ataullah Shah Bukhari, founder of All India Majlis-e-Ihrar. When Gandhi embarked on the Dandi Salt March that inaugurated the Salt Satyagraha in 1930, Azad organized and led the nationalist raid, albeit non-violent. ऊपर बोल रहा था कि नॉन वायलेंस के खिलाफ, अरे बाप रे, रेड बोल रहा है, लेट द नेशनलिस्ट रेड albeit non-violent on the Dharasana salt works to protest the salt tax and restriction of its production and sale. The biggest nationalist upheaval in a decade, Azad was imprisoned along with millions of people and would frequently be jailed from 1930 to 1934. तो biggest upheaval हो जाता है ना भाई, long periods of time. Following the Gandhi-Irvin Pact in 1931, Azad was amongst millions of political prisoners released. When elections were called under the Government of India Act 1935, Azad was appointed to organize the Congress election campaign, raising funds, selecting candidates, and organizing volunteers and rallies across India. Azad had criticized the act for including a high proportion of unelected members in the central legislature and did not himself contest a seat. He again declined to contest elections in 1937 and helped head the party's efforts to organize elections and preserve coordination and unity amongst the Congress governments elected in different provinces. सर, एक सवाल खड़ा होता है मेरे मन में, यदि मुस्लिम पार्टी बना रहा था ये तो कांग्रेस में भी था, दोनों मतलब डुअल पार्टी मेंबरशिप पॉसिबल है क्या? तो वो गांधी के कहने पे चला था, गांधी ने बोला था भाई ठीक है एक पार्टी बना के रखो, तो उनको सपोर्ट करता रहा होगा वो, मतलब
कुछ भी हो, ये तो सारे के सारे देश के दुश्मन ही थे, मैं तो सीधा बोलूंगा, पॉइंट ब्लैंक में बोल रहा हूँ, कुछ भी हो। हाउ इज इट पॉसिबल, जब हम जैसे बेवकूफों के दिमाग में घुस सकता है कि हाँ भाई ठीक है तुम कांग्रेस में हो, तो कांग्रेस से काम करो ना, मुस्लिम पार्टी जी बना जी रहे हो, उससे सपोर्ट कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर, क्या है यार, चाहता क्या है आदमी। देखिए, आजाद सपोर्टेड डायलॉग विद जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग बिटवीन 1935 and 1937 over a Congress League coalition and broader political cooperation. Less inclined to brand the league as obstructive, less inclined to brand the league, which means the Muslim League, as obstructive, Azad nevertheless joined the Congress's vehement rejection of Jinnah's demand that the league be seen exclusively as a representative of Indian Muslims. ये लाइन देखिए सर, लास्ट, इसका क्या मतलब है बताइए। Azad nevertheless joined the Congress vehement rejection of Jinnah's Azad joined the Congress vehement rejection of Jinnah's demand that the league be seen exclusively as, ये तो उसके मालिश कर रहा है कि आजाद वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टीशन, ये बोलना चाह रहा हूँ, यही ना। नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुस्लिम लीग cannot be the representative of Indian Muslims। तो क्या बाहर के मुसलमान लोगों का मुस्लिम लीग नाम है, तो नॉन इंडियन मुस्लिम्स, यहाँ क्या बोल रही है, 1936 कांग्रेस सेशन लखनऊ, आजाद was drawn into dispute with सरदार पटेल regarding the डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं, regarding the espousal of socialism as the सोशलिज्म, मतलब यहाँ पर सोशलिज्म खिलाफ है ये। हाँ, ऊपर सोशलिज्म के मतलब फेवर में थे, ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें सोशलिज्म के फेवर में थे, सेकुलर भी था और सोशलिस्ट भी था, और यहाँ पर सोशलिज्म के खिलाफ हो गया। फिर आगे आजाद had backed the election of Nehru as Congress president, has supported the decision endorsing क्या क्या लिखना चाहिए, सपोर्टेड, तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी लाइंस है। ऑफ सोशलिज्म, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी आर राजगोपाली were against socialism or what do you want to say, यहाँ पे चाहता है क्या है कहना ये। Mr. Kalam was in favor of socialism, that's what he says, or जी, Congress selection of was drawn into dispute with this regarding the espousal of socialism as Congress goal, कांग्रेस का गोल सोशलिज्म था, ठीक है। Then Azad had backed the election of this and supported the resolution endorsing socialism, so he was in favor of socialism, but Sardar Patel was against socialism, that's what he says। जी, बोलना चाह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was against socialism, राज्यपालाचारी was against सोशलिज्म। ये तो पूरा कांग्रेस का हिस्ट्री बदल के रख दिया। In doing so, he aligned with Congress socialists like Nehru, Subhas, and Jayaprakash. Azad also supported at the consternation of many conservative congressmen, मतलब उनको बुरा लगा, कांग्रेसमैन कुछ उनको कॉन्स्टर्नेशन हुई, मतलब बुरा लगा। तो मतलब ये विकिपीडिया का आर्टिकल बोलना चाहता है कि नेहरू, सुभाष और जयप्रकाश नारायण के ये लोग सोशलिज्म के फेवर में थे, बाकी सरदार पटेल, राजगोपालाचारी और सबके सब अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस में थे। अब मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हो। ये है ना, less inclined to brand the league as obstructive। तो लीग was not obstructive, ये बोलना चाह रहा था, मुस्लिम लीग was not obstructive। He joined the Congress's vehement rejection of Jinnah's demand that the league be seen exclusively as a representative of Indian Muslims. So Indian Muslim leagues will always be in favor of Indian Muslims. So this is a self-contradictory statement। ये बम्बैया भाषा में छक्का था, ये मालूम है, दोनों तरफ से चलता था, इसको दलाल था ये। जी जी जी, प्रदीप भाई नमस्कार। दादा बीबी दादा, ढेर सारे आशीर्वाद। दादा ये कौन सी हिस्ट्री विकिपीडिया पढ़ा रही है?
अरे पूरा झूठ से भरा हुआ है पूरा चीज। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो। In In 1938, 1938, Azad served Azad as served intermediary as an between the supporters. intermediary between the supporters of and the Congress faction led by Congress President Subhas Bose, who criticized Gandhi for not launching another rebellion against the British and sought to move the Congress away from Gandhi's leadership. Now this sentence you will elaborate. क्या है? Sought means who? Azad sought to move the Azad Congress sought away from Congress, Gandhi leadership. and sought to move, criticized नहीं, Gandhi and सुभाष के लिए sought to होगा, move सुभाष away. के लिए होगा, सुभाष के लिए होगा वो। नहीं, सुभाष Subhas wanted to go away. हाँ, तो ये acted as an intermediary, मतलब बांध के रखने का कोशिश किया, बिचौले का काम किया। अच्छा, यहाँ पर ये वर्ड फिर से देखो, ये एक ये वर्ड और यूज कर रहा है, मतलब Azad stood by Gandhi with आजाद की most of the गाली सी किए Congress जा रहे हैं। leaders, but reluctantly endorsed the Congress's exit from the assemblies in 1939 following the inclusion of India in World War II. तो किसने बोला था तुमको वर्ल्ड वार 2 में लड़ने के लिए? तेरे बाप ने बोला था ना, गांधी ने बोला था ना लड़ने के लिए। जी 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 जी। और फिर भी गांधी की चाट रहा है। वाह। Nationalists were infuriated that Viceroy Lord Linlithgow had entered India into the war without consulting national leaders. Although willing to support the British effort in return for independence, Azad sided with Gandhi when the British ignored the Congress overtures. Azad's criticism of Jinnah and the League intensified as Jinnah called the Congress rule in the provinces as Hindu Raj, calling the resignation of the Congress ministries as a day of deliverance for Muslims. Jinnah and the League's separatist agenda was gaining popular support among Muslims. Muslim religious and political leaders criticized Azad as being too close to the Congress and placing politics before Muslim welfare. As the Muslim League adopted a resolution calling for a separate Muslim state, Pakistan, in its session in Lahore in 1940, Azad was elected Congress president in its session in Ramgarh. सर इनको प्लांट किया गया था कि तुम ऐसा ऐसा बोलना, स्क्रिप्टेड पूरा। ये बैलेंस करने के लिए बैठाया गया था, बैलेंस करता था ना ये पूरा बैलेंसिंग, इंटरमीडिएट था ये। हाँ, इंटरमीडिएट between the Muslim League and the Congress. बड़ुआ दलाल छक्का कुछ भी बोलो इसको। Speaking vehemently against Jinnah two nation theory, the notion that Hindus and Muslims are distinct nations, Azad lambasted religious separatism and exhorted all Muslims to preserve a united. सर फिर वही बात पे आऊंगा कि लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के लोग बेवकूफ हैं, इंडिया में जो मुसलमान लोग चालाक हैं क्योंकि उन्हीं लोग वो चालाक हैं। जो इंडिया में रह गए वो चालाक थे ही भाई, तभी तो they are reaping the fruit ना, spreading their religion. Yes, ये देखो इसको पढ़ो क्या बोल रहा है, वाह। Full 11 centuries have passed since then. Islam is now as great a claim on the soul of India as Hinduism. If Hinduism has been the religion of the people here for several thousands of years, Islam has also been their religion for thousands of years. मतलब इधर 1000 साल से इस्लाम था इंडिया में, और हजारों साल से हिंदू है। हाँ, हिंदू भी है, इस्लाम 1000 साल से बोल रहा है ना, 1900 से की बात कर रहा है ना, तो वो बता रहा है कि 1000 साल हो गए, मतलब 700-800 में आ गया था ना यहाँ पर इस्लाम पूरा जी। Just as Hindu can say with pride that he is an Indian and follows Hinduism, so also ये जो we जो बोल रहा है ना, we very important है, we can say with equal pride that we are Indians and follow Islam. अब ये बताओ, I shall enlarge this orbit. देखिए सर ये लाइन पढ़ी, I shall enlarge this orbit still further. किसका ऑर्बिट? अपना ऑर्बिट। The Indian अपना Christian is equally entitled.
to say with pride that he is an Indian Abrahamic and is religion following a में religion of India, namely Christianity. अरे बाप रे, कितनी दुधारी तलवार था ये। The religion of India, the only three religions in India. The Parsi can also claim, Jews can also claim that बहुत बड़ा the Jewish जहरीला religion. आदमी था। मत पढ़िए सर इसमें, बाप रे, पूरा बकवास लिखा गया। दादा अलतकैया ब्रिगेड, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अरे बिल्कुल सही पकड़े हैं। मैं सही बोलता हूँ, मेरा तो खून खोल रहे मैं इसको बंद करने के चक्कर में नहीं पढ़ना इसको। वो Azad was very worried and skeptical about the idea of aware that India is Muslims. अरे बाप रे, दादा झूठ लिखने के अंदर भी झूठ लिख दिया है इन्होंने। जी जी जी, झूठ लिखते लिखते ये समझ नहीं पाए कि कितना झूठ लिखना है, वो झूठ सच को मिक्स कर दिया, खिचड़ी बना दिया है। मतलब आदमी पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा यार। जो सेन आदमी होगा, तो जो प्योर कांग्रेसी होगा या मुस्लिम होगा, उसको तो लगेगा ठीक है आजाद को पढ़ना है, कोई बात नहीं। Azad was worried and speculative about the idea, aware that India's Muslims were increasingly looking to Jinnah and had supported the war. अबे चूतिया, अगर तेरे को इतना ही मालूम था कि जिन्ना हरामी था, तो ब्रिटिश को बता देता ना कि जिन्ना को टीवी है, वो देश ही नहीं डिवाइड करते थे। Feeling that a struggle would not force a British exit, Azad and Nehru warned that such a campaign would divide India and make the war situation even more precarious. दादा इसको पता नहीं होगा ना, उस टाइम टीवी कॉमन नहीं थे इंडिया में, रेडियो बोलते तो बता भी देता था। इसको ये मालूम था प्रदीप, इसको ये मालूम था कि अगर मैं पाकिस्तान में गया तो जिन्ना मेरे को ना लातों से मारेगा, कि मैंने जिंदगी भर में गांधी की मैंने चर्चागिरी की है, इसलिए नहीं वहाँ कुछ करेगा नहीं, लेकिन इन लोगों को रखा गया यहाँ ना। मैं जो बता आपको, इनको रखा गया कि भाई तुम आगे स्प्रेड करो, बढ़ाओ, हमारा फिलोसफी बढ़ाओ, हमारे प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाओ। इनको तो जानबूझकर रखा गया ना इस तरह के लोगों को। In the end, Azad became convinced that decisive action in one form or other had to be taken, as the Congress had to provide leadership to India's people and would lose its standing if it did not. Wow. नहीं पढ़ना मेरे को। अच्छा, ये ब्रिज भी खेलता था। Azad occupied the time playing bridge and acting as a referee in tennis matches. इतना बाप अंग्रेज था ये, घर में पढ़कर अंग्रेज था। तो जो आदमी 12 साल में एडिटर बन सकता है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना भाई। सिर्फ मतलब इस्लामिक एजुकेशन लेकर। प्रदीप भाई कुछ बोले इस विषय पे। दादा क्या बोले, ये जो है पेट में ही मुझे लग रहा है इसको डिग्री दे दी गई थी, अंदर ही हाथ डाल के कि ये ले भाई तू डिग्री रख ले। दादा ये तो एज का भी लिहाज नहीं करते झूठ बोलने में। जी जी जी, यहाँ क्या बोल रहे, देखो ये देखो क्या बोल रहे हैं। आजाद। हालांकि अच्छा, आगे से पढ़ूंगा। ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल ऐसे है कि अगर आप मदरसे में पढ़ते हो तो आप बहुत कम एज में स्कॉलर बन जाते हो, कम एज में ही आप पढ़ा सकते हो अपने से ज्यादा एज वालों को। इन दैट सिनेरियो इट कुड बी ओके। Although his proposal was overwhelmingly rejected, Azad and few others agreed that Gandhi and Congress had not done enough. When they learned of Gandhi holding talks with Jinnah in Mumbai in 1944, Azad criticized Gandhi's move as counterproductive and ill-advised. मुंह पे बोला था, मुंह पे बोला था। ये तो लिखा गया है सर, मुंह पे बोला है क्या। 28 में क्या, यहाँ तो पढ़ते हैं ना 28 में क्या बोलता है। नवजीवन में लिखा गांधी ने कुछ ऐसा करके बोल रहे। अच्छा, हाँ ये पढ़ो, इसमें किसने क्या रोल किया इसमें।
under partition of Azad India Patel backing, the with the working end of the committee war. approved the resolution against Gandhi's advice. Azad also managed to win Jinnah's agreement to proposal, citing the greater good of all Indian Muslims. Group ABC बना था ना, Muslim majority provinces in the West as Group B, Muslim majority provinces of Bengal and Assam as Group C, and the rest as Group A. तो ये तो मान लिया फिर. Under Azad and Patel backing, the working committee approved the resolution against Gandhi's advice. What was Gandhi's advice? Not to divide these on religious lines of groups. यार तू मेरी खुरच मैं तेरी खुरचता हूँ, ये कर रहे थे क्या लोग? क्या मतलब, एक समझ नहीं आया क्या कर रहे थे? पब्लिक तो बेवकूफ थी और ब्रिटिश तो चाहते थे इंडिया डिवाइड हो जाए, लेकिन ये आपस में भी साले एक दूसरे की, देखिए पूरा जिन्ना के ऊपर डाल रहा है ब्लेम. Azad had been the Congress's president since 1939, so he volunteered to resign in 1946. He nominated Nehru, who replaced him as Congress president and led the Congress into the interim government. Azad was appointed to head the Department of Education. However, in 1946, mind it, 1946. However, Jinnah's Direct Action Day agitation for Pakistan, launched on 16th of August, sparked communal violence across India. Thousands of people were killed as Azad traveled across Bengal and Bihar to calm the tensions and heal relations between Muslims and Hindus. Despite Azad's call for Hindu-Muslim unity, देखिए जिन्ना पे blame डाल रहा है कहाँ देखिए. Jinnah's popularity amongst Muslims soared, and the League entered into a coalition with the Congress in December, but continued to boycott the Constituent Assembly. Later in his autobiography, Azad indicated Patel having become more pro-partition than the Muslim League. देखिए, became more pro-partition than the Muslim League, largely due to the League's non-cooperating with the Congress. Patel was interested in partition, Muslim League was not interested. That's what he बोलना meant to चाह say. रहा है. हाँ, यही तो बोलना चाह रहा है. फिर से पढ़ो. Later in his autobiography, Azad indicated Patel having become more pro-partition. अब ये अंग्रेजी मुझे किसी को समझाना पड़ेगा, बताइए. Than the Muslim League. पटेल की जगह नेहरू नहीं बोल रहा है, पटेल बोल रहा है, पटेल बोल रहा है. हाँ, तो पटेल was more pro-partition. I don't believe this, sir. दादा ये सिंपल वो ये है कि ब्लेम किसी और पे डालो, अपने बंदों पे नहीं डालो. अरे भाई नेता नेहरू जिन्ना अपनी तो बचा रहा है, वो नेहरू की भी बचा रहा है ना. वो दादा नेहरू की वो नहीं बचा रहा, नेहरू की विकिपीडिया बचा रहा है. कुछ उसने कहा होगा, कुछ इसने विकिपीडिया ने खुद कर दिया होगा. पूरा दूसरे का लिखा हुआ चाहिए. Muslim League politician accused Azad of having of allowing Muslims to be culturally and politically dominated by the Hindu community. Azad continued to proclaim his faith in Hindu-Muslim unity. I am proud of being an Indian. I am part of the individual unity that is indivisible unity. I am indispensable to this noble indispensable तो ठीक है, बनाया गया. Noble edifice, and without me this splendid structure is incomplete. I am an essential element which has gone to build India. I can never surrender this claim. तो scripted speech है ना. पोस्ट इंडिपेंडेंट करियर पे आ जाइए. Relevant. India's partition and independence on 15th of August 1947 brought with it a scourge of violence that swept the Punjab, Bengal, Bihar, Delhi and other parts of India. Millions of Hindus and Sikhs fled the newly created Pakistan for India, and millions of Muslims fled for West Pakistan and East Pakistan created out of East Bengal.
यहाँ से पढ़ो। Violence claimed the lives of an estimated 1 million people, almost entirely in Punjab. Azad took up the responsibility for the safety of Muslims in India. Dear lines, Azad took up the responsibility for the safety of Muslims in India, touring affected areas in Bengal, Bihar, Assam, and the Punjab, guiding the organization of refugee camp supplies and security. Safety of Muslims only, not the Hindus. चलिए कहीं कहीं तो सच बोल रहा है, विकिपीडिया कहीं तो सच बोल रहा है। जी जी जी। ये क्या? एंड एनकरेजिंग मुस्लिम अक्रॉस द कंट्री टू रिमेन इन इंडिया, नॉट केयर फॉर जो बात मैं बता आपको, ये पक्का पक्का 100% 200% सही है। ही वाज द मेन कैटलिस्ट बैचो जो मुसलमान यहाँ पे रह गए। हाँ तो रह जाओ भाई, यहाँ और बढ़ाओ अपने, फैलो चारों तरफ। जो पाकिस्तान में चले गए वो लोग तो वापस आकर के कुछ करेंगे नहीं। आप जो रह गए हो मुसलमान लोग, फैल जाओ चारों तरफ। ये साला bringing the capital of Delhi back to peace, Azad जी जी अवगढ़ भाई नमस्कार। to dispute with Deputy Prime Minister and Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel when he demanded the dismissal of Delhi Police Commissioner, who was a Sikh accused by Muslims of overlooking attack and neglecting. Patel argued that the commissioner was not biased and his dismissal was forced. It would provoke anger among Hindus and Sikhs and divide the police and cabinet. Meeting with and discussion with Gandhi, Patel and Azad clashed over security issues in Delhi and Punjab, as well as the location of resources. For Patel opposed Gandhi and Nehru proposal to reverse the houses vacated by Muslims who had departed for this in India displaced. क्या है यार, इतना कमीना आदमी था यार। पटेल की बात कर, पटेल को मारेगा। Reserve the houses vacated by the Muslims. Reserve the houses vacated by Muslims who had departed from Pakistan in India. Patel argued that a secular government could not offer preferential treatment for any religious community, while Azad remained anxious to assure the revolution of Muslims in India, secularism, religious freedom, and equality of all Indians. He supported provisions for Muslim citizens to make avail of Muslim personal law and courts. देखिए कहीं कहीं तो सच बोल रहा है। Azad remained confident supporter and advisor of Prime Minister and played an important role in framing national policies. Azad masterminded the creation of the schools. हाँ ये पढ़ो, ये जरूरी है, पढ़ना है। Azad remained a close confidant, supporter, and advisor to Prime Minister Nehru and played an important role in framing national politics. Azad masterminded the creation of national programs of school and college construction and spreading the enrollment of children and young adults into school to promote universal primary education. Elected to the lower house of the Indian Parliament, the Lok Sabha in 1852 from Rampur district, Bareilly district, West Lok Sabha seat, and again in 1957, Azad supported Nehru's socialist economic and industrial policies, as well as the advancing social rights and economic opportunities for women and underprivileged Indians. In 1956, he served as the president of the UNESCO General Conference held in Delhi. Azad spent the final years of his life focusing on writing his book, India Wins Freedom, an exhaustive account of India's freedom struggle and its leaders, which was published in 1959. As India's first education minister, what did he do? He oversaw the setting up of the Central Institute of Education, Delhi, which later became the Department of Education of the University of Delhi as a research center for solving new educational problems of the country. Under his leadership, the Ministry of Education established the first Indian Institute of Technology in 1951. अच्छा, IIT यही बना है। जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, इसने बनाया था। And the University Grants Commission in 1953. He also led emphasis on the development of many other things. शुक्र है दादा ये नहीं बोल दिया कि ताजमहल भी इसी ने बनवाया था।
बोल सकता है वो तो, राष्ट्रपति भवन से लेकर पूरा हिंदुस्तान इसने बनवाया ना, इंडिया अपनी फ्रीडम तो लिख ही रहा है ना वो। अरे कोई ये बोल देगा कल सृष्टि का निर्माण इसी की वजह से हुआ है। सब कुछ इसकी वजह से हुआ। ये पढ़ो जी। सही है ना हेडिंग? बिल्कुल सर। ये कहाँ, ये Abul किस साइड Kalam में छपा Azad, है? the snake that bit India's education system. The colonial Marxist and Nehruvian biases that we see in our textbooks are the result of the work that was started by Maulana Azad, an ardent supporter of pan-national unity for Muslims. He participated and advanced the Khilafat movement that was launched by the Congress to install the ruler of Turkey as Khalifa. Maulana Azad, whose birthday India celebrates as National Education Day, is no less than Gandhi's when it comes to institutions in the education sector, carrying his namesake. प्रदीप इसको दिखाओ तुम, थोड़ा सा मेरे को छोड़ना है 10 मिनट के लिए, मैं आता हूँ। इसको अपने अपने से इसको शेयर करो तुम, मैंने ये प्राइवेट में डाला हुआ है। हाँ मेरे पास है, एक मिनट। प्राइवेट में डाला हुआ है, इसको तुम शेयर करो, मैं हटाता हूँ अपने। जब जैसे ही आपने दिखाया था तो वैसे ही मैं खोल लिया था। हाँ करो इसको। अगर बारिश हो रही नहीं कानपुर में यार? हो रही है। हमारे यहाँ भी तो हो रही है। मतलब धान की फसल अच्छी होगी फिर लगता है। कल रात भर हुई। नहीं होगी तो अब जाके चंद्रमा में कर लेंगे, उसमें क्या। दादा बताना विजिबिलिटी कैसी है? ठीक है जी, तुरंत बताता हूँ। ठीक है। नहीं और बड़ा करना पड़ेगा। एक टीम बैठी तो है। जी सही है, सही है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बिठाई है कि एनसीईआरटी का पूरा नया सिलेबस डिजाइन करो। The birthday of Abul Kalam Azad, former Education Minister of India, is celebrated as the National Education Day in India. Born in November 11, 1888 in Mecca. In Mecca, as Abul Kalam Azad, he was popularly known as Maulana Azad, given his religious learning. एम दादा जी सर। जरा रुकना, मेरी भी आवाज डबल आ रही क्या? सब आवाज तो डबल आ रही है। वीवी दादा जरा देखना आपके उसमें दूसरा तो नहीं खुला टैब? एम दादा आप भी चेक करो। नहीं, मेरा तो बस आप स्ट्रीम यार्ड ही है और कुछ नहीं। नहीं मेरे में खुला तो हुआ, बट मैंने पीछे म्यूट कर रखा है वो। नहीं, मैं तो पूरा स्ट्रीम यार्ड से ही देखता हूँ, बाकी खोलता भी नहीं। ठीक है, अब कैसी आ रही आवाज? सही आ रही है। सिंगल आ रही ना दादा? आप ही की साइड से है गड़बड़। आप वीवी दादा म्यूट पे ही रहना। दादा मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है? जी। द बर्थडे ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ, नहीं मैं जब बात कर रहा हूँ डबल आ रही है क्या? नहीं अब डबल नहीं आ रही है, अब ठीक हो गई है। वीवी दादा के साइड से शायद थोड़ा सा गड़बड़ था, तो उन्होंने जैसे ही म्यूट करा वो ओके हो गया है। ठीक है। The birthday of Abdul Kalam Azad, the former Education Minister of India, is celebrated as the National Education Day in India. Born on November 11, 1888 in Mecca as Abul Kalam Azad. Azad तो बाद में बनाना हुआ, खैर। He was popularly known as Maulana Azad, given his religious learning. Azad was appointed as the first Education Minister of India by Prime Minister Nehru and occupied the post till his death in 1958. The colonial Marxist and Nehruvian biases that we see in our textbooks are a result of the work that was started by Maulana Azad. The religious leader filled the universities and the ministry departments with sympathizers of Islam, Marxism, and removed the linkages of India's Hindu past as much as possible. Maulana Azad ensured that the hundreds of years of atrocities of the Muslim rulers on the Hindu subjects
in whitewashed, and the children learn a secularized version of history. An ardent supporter of pan-national loyalty of Muslims, he participated and advanced the Khilafat movement that was launched by Congress to install the ruler of Turkey as Khalifa. If even a grain of the soul of Islam is alive among its followers, then I should say that if a thorn gets stuck in a Turk's soul in the battlefield of war, then I swear by the God of Islam, no Muslim of India can be a Muslim until he feels that prick in his heart instead of soul, because the Millat-e-Islam, the global Muslim community, is a single body. Maulana has said in a speech. ये सेकुलरिज्म तब का था दादा, वो वाला है ये. Maulana जी Azad laid the foundation for the secularization of Indian history and social sciences, and positioned the Marxist professors and bureaucrats in all important government posts. The intellectuals with contrary views were purged. As there was very limited private sector, the government patronage to left made it dominant force in academia. Commenting on the ethnic cleansing of non-left academics by the government, Sanjeev Sanyal, the economist and historian, wrote, "The left dominance over the intellectual establishment has its roots in the systematic ethnic cleansing of the non-left thinkers since the 1950s. The result of the systematic cleansing was that there was no non-left academics remaining in the social sciences field in India by the early 1990s. The successive ministers of education built on the foundation of secularism and Marxist ideology laid by Azad. After Azad, KL Srimali became the Minister of Education for the next 5 years, and he continued with the policies of Azad. After Srimali, Humayun Kabir, MC Changla, and Fakhruddin Ali Ahmad, all Muslims and self-proclaimed Marxists, became education ministers. All of them further secularized academia and carried out ethnic cleansing of the non-leftist professors, writers, and media persons. Maulana Azad, whose birthday India celebrates as National Education Day, is no less than Gandhi's when it comes to institutions in the education sector carrying his namesake. The Maulana Azad Medical College in New Delhi, the Maulana Azad National Institute of Technology in Bhopal, the Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad, Maulana Azad Center of Elementary and Social Education, MACESE, Delhi University, and Maulana Azad College, Maulana Abdul Kalam Azad Institute of Asian Studies, and the Maulana Abul Kalam Azad University of Technology in Kolkata. Babe Maulana Abul Kalam Azad, Gate number 7, Jamia Millia Islamia are just to name a few institutions carrying the name of the first education minister of India, who laid the foundation of everything that is wrong with the Indian education system. A hardcore Islamist, Maulana Azad had infamously said, "Remember today for Islam, for Muslims, any national or local government cannot be fruitful. In my beliefs, all of this is an act of magic by the procedure Saturn, who makes those asleep because it does not like those sleeping, that is Muslims, to rise up. The most important matter is that we have to build a university in Aligarh have to collect rupees 30 lakhs for this. It will serve as Kaaba of Aligarh. The day the university is established, Wahi, revelation of Quranic verse 5.3, verse 5, like Quranic verse 5.3, will land on the roof of the stretchy hall of AMU. In verse 5.3, Allah says, "This day I have perfected for you your religion." If India does not want to celebrate National Education Day, it should be on the day of Saraswati Puja rather. If India does want to celebrate National Education Day, it should be on the day of Saraswati Puja rather than
rather than on the birthday of an Islamist who made a mockery of the ancient Indian education system and burdened our textbooks with colonial, Marxist and Nehruvian biases. जी दादा कंप्लीट कर दिया। ये अच्छा लिखा है, हाँ ये अच्छा लिखा, लास्ट पैराग्राफ। हालांकि दादा मैंने सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स की आइडियोलॉजी भी चेक नहीं करी है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हो रही बड़ी भयानक हो रही है। भयानक हो रही है, और नाम बाकी देखिए ना, उसके बाद जो नाम आप पढ़ रहे थे अभी, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी आज भी मैं देख सकता हूँ, जितना भी मटेरियल होता है जेएनयू लिखता है जी जी ज्यादातर जी। ये हिस्ट्री संजीव से सान्याल रिलेटेड। जो है ना, ये संजीव सान्याल बहुत सारे मतलब ये इनका राइटिंग्स है, किताबें हैं, उसमें सारा एक्सपोज करके रखा है इसमें। थोड़ा खोज कर देखिएगा तो संजीव सान्याल का किताब। खून खौल उठता है ऐसे मादक चौधों को, क्या बताएं अब। प्रदीप भाई हाँ उधर थोड़ा हाँ संजीव सान्याल का देखिएगा किताब, कौन सा अवेलेबल है। जी जी जी, अवगढ़ जी एकदम सही। उधर पाकिस्तान में साले क्या पढ़ा रहे हैं, गजवा हिंद करना है हम लोगों को। यहाँ पे बताओ इतना माइंड वॉशिंग करते हैं, अभी किया है इन्होंने। मॉडर्न थ्योरी ये है कि पाकिस्तान वाले बेवकूफ थे जो चले गए, और जो इंडिया में बचे हुए हैं उन लोग चालाक हैं, उनका हम्म, काम रह गया फैलाना। हम्म। चालाक क्या है साले, है 15%, 40% जेलों में भरे हुए हैं, ये चालाक हैं ये लोग। अरे कचरा तो कर रहे हैं ना, फेंक रहा है चारों तरफ। अभी वहाँ पे दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में एक लड़की का स्कूल से आ रही थी, उसका रेप करने की कोशिश की, मर्डर करके फेंक दिया एक खंडहर में। मैं तो दार्जिलिंग साइड में तो नेपाली लोग छोड़ेगा नहीं ना, बवाल मचा हुआ है। वो लोग छोड़ेगा नहीं, हमारा तरह नहीं है वो। आज देखे भाई वो इसरो का लाइव टेलीकास्ट, और बताइए ओगड़े भाई, और क्या कोई नया समाचार और कुछ? मैं यही वो दिखाना चाह रहा हूँ, मेरी स्क्रीन कोई शेयर करे तो मैं दिखाऊं हाँ ये। तो ये प्रदीप भाई कर देंगे ना। शेयर किए क्या? प्रदीप अभी भाई आया हो आप? कहाँ है? अच्छा अच्छा। हम्म, अरे कुछ शेयर करोगे तब ना। रुक जाइए। शेयर करोगे तो यहाँ दिखेगा मेरे को। दिख रहा है? नहीं हैं? नहीं नहीं अभी नहीं। आया तो था। अब ना मेरी स्क्रीन में तो आ रहा है, हट गया। ठीक है, मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप खोलिए। हाँ लिंक डालने से खुल जाएगी। क्योंकि यहाँ दिख ही नहीं रहा ना, जब तक दिखेगा नहीं मैं क्लिक करूंगा कैसे। कोई बात नहीं ना, रुक जाओ। कसम से जो ये माइंडसेट है कि काफिरों का, ठीक है भाई डालिए, देख लेते हैं। हाँ शेयर करो। हाँ हाँ हाँ। ये वेस्ट बंगाल में तो ये होता ही रहेगा, यहाँ तो पैटर्नेज बहुत है ना इनको।
ठीक है, ये जी जी। मदद, इसको तो लिंच कर देना चाहिए साले को, खसड़ी वाले। अच्छा, ये सिलीगुड़ी एरिया है, वहाँ तो मतलब कोई करेगा नहीं कुछ। वहाँ कोई कुछ नहीं करेगा बंगाल में। पत्थर से मैंने ईंटा से मार मार के मैंने सर भी फोड़ दिया एकदम। अरे पूछो मत यार, ये साला जिहादी मानसिकता वाले। मुंह पे मारा है एकदम, चेहरे पे। सब मदरसे और मस्जिदों से ट्रेनिंग मिलती है ना यही सब की। जी जी जी। तो अभी इनका करिकुलम पकड़ा तो गया है, इनका अलग ही हिसाब किताब है। यहाँ व्रत में लोग जो है, आदमी कुछ अच्छा खा के तोड़ता है व्रत, ठीक है, शाकाहारी खाता है। इनमें व्रत तोड़ने का गरीबों के लिए अलग ही प्रोविजन है। कुछ भी कर सकते हैं रमजान के टाइम में भी। नहीं दादा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे मान लो खाने का नहीं है, कोई बात नहीं, एक खजूर से तोड़ ले। अच्छा खजूर नहीं है तो अगर कुछ भी नहीं है उसके पास, तो भाई बीवी है ना, वहाँ तोड़ लो जाके व्रत। बीवी अच्छा, क्या बाप, अब नहीं नहीं, बीवी क्या मतलब, उसमें तो दिया हुआ है पूरा। बाहर के भी मतलब लड़का और लड़की और कुछ भी आप कर सकते हो, उसमें भी दिया नहीं हुआ है नहीं, कि व्रत तोड़ने के लिए, जैसा वो तो रोजा व्रत। है ना, रोजा तोड़ने के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। अच्छा, उसमें बाहर का नहीं है। बाहर का तो आपका रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है। तोड़ने के लिए क्या करना है अगर खाने को नहीं है तो? बेहस्ती जेवर और सब किताब पढ़ी है ना, उसमें सब दिया हुआ है। ये दादा उसका क्या नाम है, हदीस से ही तो देवबंद लिया का, गया है। जी जी देवबंद का जी करिकुलम है। हदीस वो तो आता तो वहीं से ही है सारा। मैं जी करिकुलम जी। बता रहा हूँ कि ऑफिशियल करिकुलम में है, हाँ 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 जिसकी अभी जांच चल रही है। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने मांगा है कि भाई ये करिकुलम हमको पहले दिखाओ, तुम पढ़ा क्या रहे हो। वो कोई कानूनगो साहब है, उनके यहाँ गया। मतलब लोग पढ़ाते हैं, कोई ढंग की चीज पढ़ाते हैं, इनमें पढ़ाने के लिए है ही क्या, यही यही है बचा बस। हुआ है, यही सब बचा हुआ पूरा अब है, ये पूरा उसमें है ही वही है, हिंदुओं तो का कोई क्या करेगा। पूरा उल्टा सिस्टम है। हम लोगों का मतलब संयम रहो, नियमित जीवन जी, इनका तो पूरा बिल्कुल हिंदू जस्ट अपोजिट, अधर्म है पूरा साला। धर्म नहीं, ये अधर्म है इनका पूरा, मजहब है पूरा। है। जी जी। दादा बुक कौन सी ढूंढनी है ये बताओ, ये रही बुक्स। कौन सा अवेलेबल है संजीव सान्याल का? पहले तो ये बुक्स देख लीजिए, फिर इसमें से ढूंढना पड़ेगा। ये बुक्स है। जितना हो सके निकाल लीजिए ना, कुछ कुछ इजीली मिल जाएगी। ओशन ऑफ चान आपको मिल जाएगी, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स मिल जाएगी, इनक्रेडिबल, देखिए जो जो मिल रहा है। और कौन सी बुक्स हैं, ये इसमें भी देख लेता हूँ अमेजन में कौन कौन सी बुक्स हैं। ये तो खरीदना पड़ेगा। ये रेवोल्यूशनरीज निकाली, ये यदि कहीं मिल जाता हो। ओशन ऑफ चांद वन ठीक है, लेकिन रेवोल्यूशनरीज निकाली, इसमें आपको बहुत चीज मिलेगा। आपके उधर का भी हिस्ट्री मिलेगा, यूपी का। ये देखिए ना, ये वाला बहुत अच्छा किताब है। अच्छा ये कौन सा नॉन वायलेंस सीख रहे थे मोहम्मद साहब से गांधी जी? वही तो पढ़ के सुना रहा था मैं। अरे कुछ नहीं साला, सेक्सुल्ला था ये भी। मतलब हाउ टू डू वायलेंस नॉन वायलेंटली, या हाउ टू डू। हाउ टू एनकरेज वायलेंस नॉन वायलेंटली। ये हाँ सही वही काम तो, में हाउ बोल टू रहा डू था तने। वायलेंस नॉन वायलेंटली, एंड सेकंड, हाउ टू वायलेट द डिग्निटी ऑफ women and girl children नॉन वायलेंटली। अरे खुद अपनी भतीजी के साथ नंगे होके सोता था, तो अब समझ लो।
सेक्सुल्ला का कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर बराबर ही तो हुआ। नहीं, पोते की बीवी थी एक उसमें से, हाँ 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 हाँ, सही बोल रहा है, एकदम पौत्रवधू। सही बोल रहा है प्रदीप। हाँ हाँ ठीक हाँ, है। तो ये पुत्र बहू से इधर ही इसने पेला था, वो पौत्र बहू को पेला। बात क्या है, सब तभी घर तो संभाल बेटा वो रही है। हरिलाल जो है मुसलमान बना था ना। अगर इतने ही बड़े हीरो तो सारी चीजें छुपाते काहे को, सीधा सीधा सामने रखो, ये हुआ था, लेट पीपल डिसाइड। छुपाना क्यों पड़ता अगर अच्छे मेरी अच्छे समझ से इंसान है एक तो? और पार्टी बने जो, हाँ, नहीं नहीं, वही चीज ना, एक ऐसी पार्टी बने जो हार्ड लाइन तो हो। इन जितने हैं ये जो बाबा साहब का जो ये प्रोपेगेंडा लेके घूमते, संविधान बनाए, इनको कॉन्टिन्यूअस इतना टारगेट करता रहे, इतना एक्सपोज करता रहे कि नहीं फ्रस्ट्रेट नहीं, हो जाए। बाबा साहब को मत बोलिए। देखिए वही मैं प्रदीप जी को भी एक दिन बोल रहा था, बाबा साहब तो बहुत कुछ अगेंस्ट भी लिखे हैं। बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जला दो। नहीं, वो बात तो ठीक है, मतलब इस तरह नहीं क्रिटिसाइज इन द सेंस कि इनको तो इनके कर्मों पे जिस तरह वो हार्ड लाइन क्रिटिसाइज, बाबा साहब को भी क्रिटिसाइज इन द सेंस कि उन्होंने संविधान में क्या बनाया, 80% जो अंग्रेजों का पहले से लागू था वो दिया, 20% ऑल ओवर वो बाबा इंडिया साहब क्या करेंगे? दिया। वो राज्यसभा स्पीच में तो यही बोला गया था, जो आरोप आप लगा रहे हैं वही आरोप उन पे लगाया गया था। तो वो पूरा खुलासा किए, पूरा लंबा स्पीच पड़ेगा, लास्टली बोले कि इसको जला दो आप लोग, कोई काम का नहीं है। हाँ, जबरन तो जब उनको जो उनको है। एहसास हुआ ना कि ये हमसे छल हुआ है। जी और जी जी। बाबा साहब कौन से स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे? आज तक किसी स्वतंत्रता आंदोलन में, और वो क्विट नहीं, इंडिया का वो भी चलिए हम पोस्टर लोग लाए मान थे। लेते हैं, नहीं किए वो सब ठीक है, मतलब खुद कंडेम किए कि ये गलत है। अब कानून जब उनको मालूम चला कि ये सब छल हुआ है, धोखा हुआ है ये कानून के साथ, तब उन्होंने कहा कि इसको जला के फाड़ दो, फेंक दो। नहीं, लेकिन जो है उन्होंने बहुत मटेरियल ऐसा लिख दिया है कि आज के इन लोगों भीमवादी के उसको खिलाफ, यूज जी करते जी हैं। जी। नहीं वो ठीक है, हाँ, जब इनके उनको इनके खिलाफ भी एहसास लिखे हुआ। हैं तो। नहीं, फिर दोनों तरफ का देखिए ना, इनके खिलाफ भी लिखे हैं। ज्यादा वो यूज नहीं करा हाँ, जाएगा ना। हाँ, जो इनके इनके फेवर में जो होगा वही लिखा जाएगा, बताया देखो जाएगा दादा, उसी को। मार्क्सिस्ट का सिंपल फंडा है, जो चीज यूज करनी है बस वही यूज करनी है। आप उतना उसमें ही से करो। निकाल के, आप हाँ, उसमें हाफ से अगर, ट्रूथ। हाँ, जी जी जो चीज इनके काम की होगी वो यूज करेंगे। अगर आप वहीं से ढूंढ के कोई उनके एजेंडा के बाहर वाली चीज ले आओगे तो उस पर चुप रह जाएंगे, जवाब नहीं देंगे। जी जी। क्योंकि वो, उनका सिस्टम ये है, बैटल फील्ड में उस फील्ड में खेलना है जो उनकी फील्ड हो, रूल्स भी उनके हों। और अगर दूसरी फील्ड पे आप उनको उतारोगे वो खेलेंगे ही नहीं वहां, यानी चुप रहेंगे, जवाब नहीं देंगे। आप देखते जी होंगे जी। कई ऐसे इंसिडेंट होते होंगे, कोई जवाब, एकदम शांति हो जाती होगी, कोई बात नहीं करता होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम लेफ्टिस्ट चुप होंगे। क्यों? क्योंकि वो फील्ड दूसरी है, वो उस फील्ड में नहीं खेलेंगे। आप जी कितना जी। भी चिल्लाते रहो कि भाई बोलो इस बात पे, बोलो इस बात पे, बोलो, नहीं बोलेंगे वो। बिल्कुल सही। उनका सही तरीका ये है कि जब वो जिस बात पे वो बोले बोलने दो, और जब जिस बात पे बोलना चाहिए चुप रहे, तो आप भरना चालू कर दो, यानी आपको फिजिकली असॉल्ट करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है ना, बीजेपी ले दे के एक ही पार्टी में है, बाकी तो सब सेकुलर लिबरांडो या चाटुकारिता में लगे हुए हैं। तो इतना हार्ड लाइन बीजेपी नहीं जा सकती, अगर चली गई तो इतने लिबरांडो सेकुलर हिंदू हैं वो हरा देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? मेरा कहने का मतलब है कि एक तो ऐसी पार्टियां हो जो साधु संत चला रहे हो, तो इतना हार्ड लाइन बोले इन साले कटुओं के बारे में, नेहरू गांधी खड़ा कि देख लो तमाचा लगे, और जेल जाने के लिए हमेशा तैयार रहे। कितना जेल होगी? ज्यादा 2 ढाई महीने 3 महीने, इससे ज्यादा जेल होगी क्या? और हिंदू समाज के अंदर उनकी मतलब ऐसी पैठ हो कि एक कॉल करने पे रातों रात साला 1.5-2 लाख आदमी सड़कों पे आ जाए, जैसे आरएसएस में है। अगर आरएसएस कॉल करता है, पर आरएसएस भी नहीं कर सकता, ले दे के वही है, एक है, उसको भी हिंदू मिलिटेंट और न जाने क्या क्या बोलते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ये होने चाहिए 2-3 तो। हाँ हाँ। क्यों दादा? अच्छा, जी एक जी चीज जी। है, ये जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बनाया, क्या इतनी स्ट्रैटेजी इसको आती थी या कोई टीम दी गई थी इसको? अरे ये
इसको कहाँ से स्ट्रैटेजी आएगी? पीछे तो दूसरा ही कोई काम कर रहा था ना। अंग्रेज भी थे और इनके इनके लोग भी थे, मतलब जो बोले भाई पाकिस्तान चले जाओ और रह जाओ यहाँ, तो स्ट्रैटेजी थी ना। ये सब खेल खेला तो अंग्रेजों का ही है ना, उन्होंने तो जाके कल्टीवेट बिल्कुल किया जिन्ना को, नेहरू को, फिर इन्हीं दोनों को सुटेबल समझे कि देखो इन दोनों को बिठाएंगे, हमें कोई फिर बाद में हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। और सही है, कोई पीछे गया भी नहीं अंग्रेजों के। और फिर इधर आज तक नहीं कल्टीवेट, गया, आज तक हाँ नहीं गया। देखिए आज तक कोई नहीं गया। और फिर उधर कल्टीवेट किए बाबा साहब को, तो बाबा साहब को भी बाद में एहसास हुआ कि अरे यार नहीं, ये गलत हो जाएगा अगर हम अलग दलित लैंड और इस तरह का डिमांड करेंगे। उनको समझ में आ गई लास्ट में कि सब साले पाखंडी प्रपंच का, तो वो तो संभाल लिए अपने आप को। जैसे सिखों में भी एक दो लोग कल्टीवेट किए, पर वो भी समझ गए जब दंगा हाँ हुआ हाँ तो हाँ, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख एक साथ लड़े, तो वो भी समझ गए कि नहीं भाई, हम अपने साथ हिंदू भाई के साथ रह सकते हैं पर इनके साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकते। तो उन लोगों को दिमाग ठिकाने आ गया। तो ये सब खेला है उन्हीं का है। जो अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मलाई सबको मिलनी, नेहरू को मलाई मिलनी थी, तो नेहरू को मलाई ये मिली कि आज तक उनका खानदान चल रहा है, और न जाने क्या क्या उन्होंने बंद दरवाजे के पीछे समझौते किए। मौलाना को, इनको सब मलाई मार तो रहे थे इन लोग, और क्या कर रहे थे कि इतनी जनसंख्या यहाँ रहेगी तो इंडिया पर प्रेशर बनाएंगे, राजनीति खेलेंगे, पॉलिटिक्स खेलेंगे। नेहरू को देखिए भी आज समझाया। मलाई नहीं मार पा रहे हैं, इसीलिए तो पिछवाड़े पे आग लगी हुई है। हाँ सही कह रहे हो, वन रोड। नेहरू को भी समझाया, अरे यार इतने परसेंट मुस्लिम रहेंगे, राजनीति खेली जाएगी, तुमको हमेशा ये वोट देंगे एक मुफ्त में, तुम्हारी पार्टी का वजूद हमेशा बना रहेगा। तो ये सब खेल खेला गया था। जी सर। दादा ये 1608 पढ़ो से वर्क 1947 इंडिया वाली वाला। टाइम लाइन। 1980 तक कॉन्टिन्यूअस प्रदीप नहीं ये वो तो पढ़ो इसके ना बाद इसको। वो एजुकेशन तो इसके बाद मिनिस्टर। में आएगा। प्रदीप ये वाला पढ़ो ना। अच्छा ये अभी आया है। हाँ नहीं आई है। एम दादा आप देखो कितना कैसा है। अभी आया कहाँ? एक मिनट बढ़ाना है। हाँ, ठीक है। ठीक है दादा आप इसको पढ़ोगे कि मैं आप पढ़ूँ? करिए। ठीक है हाँ ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, इनके बारे में बोल रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बोल रहे हैं। ये जानकर मोहता लिखे हैं आर्टिकल ऑफ इंडिया में। इसका तारीख है 11 नवंबर 2022। तो इसमें लिख रहे हैं वो, हिज फादर मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फादर वांटेड हिम टू बी अ पीर, but Nehru made him India's first education minister. Read how Abul Kalam Azad distorted history to cover up the misdeeds of Islamic tyrants. Today, people discuss how Abul Kalam Azad was instrumental in developing independent India's education system, but none seems to be bothered to discuss how he began the process of negationism of history to cover up the misdeeds of Islamic tyrants. We have always been taught in एक चीज और, schools. जी ये जो कहते हैं हिंदू महासभा ने ही ये आग लगवाई, ये करवाया, इन मूर्खों को कौन बताए कि मुस्लिम लीग तो 1905 में बनी थी, और हिंदू महासभा कब बनी थी? 1915 में, जी जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में। तो 10 साल बाद बनी थी हिंदू महासभा। हिंदू महासभा इसीलिए बनी थी कि जिस तरह ये हरकतें आज करते हैं कि हाँ, तो बचने के लिए तो कोई जरिया चाहिए था। है,
रिटेलिएशन में बनी थी ना हिंदू महासभा। हाँ, तो प्लेटफॉर्म तो चाहिए था हिंदुओं को भी। पढ़ता हूँ आगे सर। We have always been taught in ये schools पाखंड क्या that पाए Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb were the greatest emperors of the Mughal dynasty. Our history books were replete with anecdotes of their bravery and valor. In fact, in some publications, chapter after chapter was devoted to extolling these Mughal emperors. On the contrary, we found very few textbooks that spoke about India's rich dynasty and cultural heritage that was mercilessly decimated by these Islamic tyrants. We had to, in fact, buy additional non syllabus books to study this because all of this information was conveniently removed from school textbooks after India gained independence, and Maulana Kalam Azad was chosen as the first education minister. आया समझ में बात? आगे पढ़ता हूँ. Abul Kalam Azad exalted Mughals and attempted to whitewash their sins while obfuscating Hindu history. From 1947 till his death in 1958, Maulana Abul Kalam Azad was India's education minister. Today, November 11th, the entire nation observes National Education Day in his honor and discusses how he was instrumental in the development of independent India's education system. But no one seems to discuss how he began the process of negationism of history to cover up misdeeds of Islamic tyrants. Maulana Abul Kalam Azad served as education minister for over 11 years. During that period, he recruited individuals who were either members of the same community or adhered to the leftist ideology. Humayun Kabir, MC Chagla, and Fakhruddin Ali Ahmad were among them. All of them combined to present the Mughals as messiahs of the oppressed Hindu masses, and in the worst case, as benevolent dictators. A report by freedomfirst.in published in 2014 read, as Union Education Minister for 8 years, Azad saw to it that the history of India presented in the textbooks were negationist, that is, cover up deeds perpetrated by Muslim invaders and settlers and converts, loot, slaughter, destruction of temples, jizya tax, forced conversions, forcing widows of dead soldiers into harems, sale and capture, sale of captured children in the slave bazaars of Baghdad, burning of libraries, and appropriation of defeated people's properties to constitute waqfs for the welfare of Muslims, etc. Azad ideas demonstrated Azad ideas demonstrated unequivocally that his allegiances were always with Islam, and the true ramifications of his ideology, agreed to and supported by Nehru, reflected in our history textbooks, were crimes of Islamic invaders, where crimes of Islamic invaders were downplayed while Hinduism vilified. How Hindus were maligned. On freedomfirst.in, you can read about the modifications made by Maulana Abul Kalam in the Indian education system that exonerated the Mughal emperors. As Minister of Education, Azad distorted Indian history by whitewashing deadly Islamic conquests, the research found. In fact, in the year 2020, M. Nageshwar Rao, a senior IPS officer, asserted that negation and whitewashing of deadly Islamic invasions or rule occurred under education ministers such as Maulana Abul Kalam Azad, who was in charge of Indian mind space for 20 of the 30 years following independence. In a series of tweets, Nageshwar Rao highlighted the fact that there is an organized attempt underway to relegate the Hindu civilization to the dustbins of history. According to him, there is a deliberate attempt to deny Hindus knowledge of their history and vilify Hinduism as a collection of superstitions.
कितना गंदा आदमी Nageshwar था Rao वो। also said that the education system has been Abrahamized, and so have the media and the entertainment industry. He said an attempt has been made to shame Hindus about their identity, and consequently, if the glue of Hinduism ceases to exist, then the Hindu society withers away. Furthermore, the Indian Police Services officer attached 4 photos to his tweet, which highlighted the phases in which subversive elements attempted to undermine Hindu society. In the first phase, the attached picture said that the Ministry of Education was under the hands of people such as Maulana Abul Kalam Azad, Humayun Kabir, and Nurul Hassan, and leftists. During this phase, आवाज क्यों नहीं जा रही? सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। वो जी, जी। डबल हो रही थी आवाज, तो मैंने अभी दादा वाला वो म्यूट कर दिया। दादा है नहीं ना, जी। तो अब डबल नहीं During this होगी phase, आवाज। there was the distortion of history at an industrial scale and an attempt to whitewash the crimes of the genocidal Muslim invaders. Leftist and pro-minority academicians and scholars were patronized by the government, while their Hindu nationalist counterparts were deliberately sidelined. Today, Maulana Abul Kalam Azad is depicted as the so-called leftist today Maulana Abul Kalam Azad is depicted by the so-called leftist ecology as a secular figure symbolizing the Ganga Jamuna Tehzeeb, a phrase used to depict Hindu-Muslim togetherness, and a staunch nationalist. Despite this effort, the question why Hindus were denied the opportunity to learn about their history pricks everyone like a needle. But more importantly than the alterations, he made hereafter becoming education minister, the question is on what basis would he have been elected as India's education minister? Azad's father wanted him to become a peer, a Muslim saint. If his biography is studied, it is apparent that Maulana Abul Kalam's ancestry did not fit in as secular India's education minister. He was born into the family of an Islamic ulema who traveled to Bharat from Herat in Afghanistan during Mughal Emperor Babur's regime. Maulana Khairuddin, his father, had gone to Mecca in Saudi Arabia in 1857 and returned to Kolkata, Bharat in 1898 after spending several years in the company of Islamic scholars from Mecca and Medina. He not only learned the teachings of Islam there, but he was also picked to preach Islam and preach Islam and deliver sermons in what is considered the world's holiest Muslim seminary. Azad was born in Mecca on November 11th, 1888, and spent his childhood in Mecca and Medina. His mother taught him Arabic and his father taught him Urdu. According to his own admission, he was homeschooled, and while he was taught a variety of courses, the emphasis was on Islamic studies, which he learned from his father 3 times a day. Maulana Khairuddin did not value English education and wished for his sons to succeed him as peers, Muslim saints. Azad and his brother's schooling was mostly controlled by the father, who was adamant that his sons carry on the family's legacy of commitment to learning of and propagation of Islam. His father sent him to the world-renowned Islamic University of Al-Azhar in Cairo for 2 years in 1905. Because of his dislike for the modern and the preference for the medieval, Khairuddin homeschooled his children, teaching them the Quran, Hadith, and the Sharia. After finishing the Quran studies in Mecca, the boys were sent to Haram Sharif for Qiraat, reading and singing the Quran courses, after moving to Kolkata, formerly Calcutta.
Although the children were taught Persian and Arabic, mastering the Quran, Hadith, and other Islamic holy texts remained the focus of their studies. Due to Khairuddin's worsening health, eminent Islamic teachers were hired to share his burden. Knowing his family's strong Islamic beliefs, it is easy to see why, even after becoming the education minister, Abul Kalam allegedly tried to hide the Mughals' brutalities. Why didn't he have the students read about the atrocities perpetrated by Mughal rulers like Tipu Sultan and Alauddin Khilji? Mughal rulers nahi hoga, by Muslim rulers like Tipu Sultan and Alauddin Khilji. And why did he include valorous sagas of Akbar the Great, Emperor Porus, and Bappa Rawal in school textbooks? Today, it is because of his partisan curriculum that people engage in frivolous debates over how Indian principles are anti-humanity. People are aware of the practice of sati, but they are not aware of the atrocities such as triple talaq and nikah halala. In the name of free expression, Islamists and so-called liberals beat their chests clamoring for India's secession, but Hindus are expected to remain silent, even as they continue to face atrocities and see the history being swept under the rug. दादा निकाह हलाला के अलावा बहुत कुछ है। अरबी कल्याणम, मुता, ठीक है। जी जी जी। अरे हजारों मुता। चीज है, नरक भरा पड़ा हुआ है, चाइल्ड मैरिज है, मुता है, मिसियार है, चाइल्ड मैरिज है। जी जी जी। दादा थाइंग भी है इसमें, सब है। छोटी बच्चियों के साथ। अरे वो किताब जो गया ना, नहीं, जिसके बारे में आप बोल रहे थे, उसमें बहुत बॉडी पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया। नेक्रोफिलिया है, एनिमल सेक्स इंडस्ट्री। हाँ, नेक्रोफिलिया का तो वहाँ है, बच्चों को सिखाया जा रहा है नेक्रोफिलिया, एकदम उनके स्कूल करिकुलम, मतलब मदरसा करिकुलम में ये चीज है। अच्छा दादा, सती प्रथा तो बताई, लेकिन क्यों? जौहर नहीं इनसे बताया। बचने के लिए, ये सब बना, लेकिन जौहर नहीं बताया। अरे भाई, सती भी उस समय जो भी हो, बचने के लिए मैं बोलूंगा। आप देखिए ना, लाख लोग बोले कि ऐसे ही प्रॉपर्टी के लिए किया जाता था, फलाना ठिकाना। हिस्ट्री निकाल कर देखिए कितने मतलब लेडीज को सती दाह किया गया होगा। अरे प्रॉपर्टी के राइट का क्या पंगा था उसमें? कोई अरे भाई सती प्रथा नहीं, एक मिनट रुकिए, सती प्रथा मुझे बोलने दीजिए। जो मैंने रिसर्च में, सती प्रथा पहली बात ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंटेड नहीं थी, ठीक, और वो इम्प्लीमेंटेड ज्यादातर क्षत्रियों में स्पेशली राजपूतों में था, और किसी भी समाज में नहीं था। एक आध में ब्राह्मणों में मिल जाए, नहीं, ज्यादातर सिर्फ राजपूतों में था, क्षत्रियों में, राजपूत में, जाटों में नहीं था ये, ना गुर्जरों में था, और किसी में नहीं, सिर्फ था तो राजपूतों में था ये साले वो सती प्रथा। सती प्रथा का उल्लेख कब आता है इंडिया में? सबसे पहला जो है 7th सेंचुरी में सबसे पहला जौहर और सती प्रथा का जो एविडेंस मिला है वो मुल्तान में मिला है, पाकिस्तान में 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी में। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि इन्वेजन्स के बाद ये आया होगा। हाँ, तो वही उसके साथ जोड़ रहा हूँ, और इसको हाईलाइट ब्रिटिश गलत तरीके और दादा से, ये वाला जो है, जो माता सती वाला है, वो अब मुझे नहीं लग रहा कि वो जो है टेक्स्ट में लिखा है कि नहीं लिखा, ये मुझे नहीं मालूम है। नहीं वो नहीं है। देखिए माता सती वाला वो तो सेल्फ था उनका, वो तो उसको कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। वो तो वहां गई थी, और वहां पे जो कहानी में मिलता है, जो माइथोलॉजी है, जो माइथोलॉजी का हमारी हिस्ट्री है, उसमें ये था कि सम्मान नहीं हुआ तो मना भी किए थे महादेव जी, भगवान महादेव। तो उन्होंने कहा अभी यहीं पे मैं अपना दाह संस्कार कर लूंगी, तो यज्ञ में वो कूद गई अपने मन से, सेल्फ विलिंग था उनका। सती नाम ही तो वहीं से आया है ना, माता पार्वती के नाम से ही आया। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक दो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है कि शाक्य मुनि वहाँ पे, मतलब नेपाल का है कोई, अजातशत्रु उसकी भाभी थी, तो वहाँ लेट गई थी क्योंकि वो युद्ध में मर गए थे।
फिर उनका पुत्र आया, हाथ पकड़ के उठाया कि चलो अब नहीं, सती नहीं होना है माँ, और चली चलो। तो मतलब वहाँ से ये एविडेंस मिलता है कि अगर कोई लेट भी जाती थी पत्नी अपने प्रेम में पति के कि मैं इन्हीं के साथ मैं भी चली जाऊंगी, तो घर वाले उसको बचा लेते थे, लिवा के चले जाते थे कि नहीं चलना है तुमको। ठीक। नहीं, इसका उसके और भी बाद डिटेल्ड, इसका ये और भी डिटेल्ड है। पहले समाज वाले भी समझाते थे, ठीक है, 2-3 राउंड हम्म, होते थे ये, समाज वाले समझाते थे, फिर रिश्तेदार समझाते थे, फिर क्लोज घर वाले जो इनर सर्कल है वो समझाता था। हम्म, फाइनली अगर ये सारे अनसक्सेसफुल हो जाए तब वो सक्सेसफुल हो सकती थी सती प्रथा। ये तो एक चीज है। मैं ये कह रहा हूँ जो अरे सती माता। यदि इसको आज अलाउ किया जाए ना, बहुत लेडीज ऐसी हैं मतलब पति के प्रति हाँ इतना मतलब उनका प्रेम है कि वो आग में कूद जाएगी अभी भी। अरे बहुत लोग, हाँ, इसीलिए नहीं तो मैं स्मशान में देखिए, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ इसका। स्मशान में औरतों को क्यों नहीं लेकर, मतलब मना करते हैं कि मत जाओ। क्यों? कि जो औरत विधवा हो गई है वो तो छटपटाएगी, उसको संभालने के लिए तो लेडीज चाहिए घर में, कि नहीं चाहिए बताइए। हम्म, नहीं नहीं दादा, मैं मैं कुछ मेरा और कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ जी मैं जी ये जी कहना चाह रहा हूँ कि जो सती माता सती वाला जो वो है अध्याय है या वो जो स्टोरी है, वो वाकई में हमारे ग्रंथों में लिखा है कि नहीं, या फिर ये बाद में बना के और चलाया गया है? नहीं 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 नहीं, वो है पर ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा है कि अगर पति मर जाए तो तुम सती हो जाओ, ना वेदों हाँ, में लिखा है ना ऐसा कहीं कहीं नहीं कोई लिखा ग्रंथ हो, में ये नहीं बात लिखा है। सही है। जी अगर ये वही जहाँ मैं बात तक मैं कि मानता हूँ। मेरे जहाँ पास तक कि जितने मनुस्मृति ग्रंथ हैं। जो जहाँ तक कि जी जी जो इतना कंट्रोवर्सी ग्रंथ है मनुस्मृति, वहां पे भी नहीं लिखा। ये कुरीति थी, कुरीति, जो जी मुगल कालीन मुस्लिम इस्लामिक इन्वेजन के कारण उत्पन्न हुई थी। नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये कई बार ऐसा होता है, कई चीजें हुई नहीं होती हैं, वो मैन्युफैक्चर करके दिखा दी जाती हैं। अरे तो इसीलिए इन्हीं मैं के बोल रहा हूँ इतिहासकारों स्टैटिस्टिक। मुगलों के इतिहासकारों ने ही तो लिखा है सती प्रथा राजपूत और तो क्षत्रियों में अवगढ़ थी। भाई, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स निकालिए, और पूरा इंडिया का पॉपुलेशन उस समय क्या था, हिंदू कितने थे, और कितनी लेडीज जो है सती बनी, उसका परसेंटेज निकालिए, अब तब समझ में आया ना क्या है नहीं है उसमें। आज तक नहीं दिखा पाएगा, एक आध आइसोलेटेड केस दिखा देगा। अब वो भी राजा राम मोहन रॉय के चलते मतलब जो है ये सब सामने नहीं दादा, लाया गया। इसकी हाँ इसकी तो एक पूरी हिस्ट्री है कि इन्होंने जो है हिंदू धर्म को जानने के नाम पे जगह जगह से जो है क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या कुरीति कुरीति में डाला जा सकता है, जी वो जी जी सारी चीजें ढूंढी हैं बाकायदा जा जाके पूरे हिंदुस्तान में, और इकट्ठा करके इन्होंने फिर जो है सब कंपाइल करके फिर उसको वो क्या कहते हैं, वो मास एक्सप्लॉइट करना लेवल पे चालू करा है। मास लेवल पे अप्लाइड किया है। नेपाल में आज तक एक सती नहीं हुई है, एक भी सती नेपाल का वही तो एविडेंस मैं है, बोल एक रहा भी हूँ ना, सती नहीं। कोई दिखा ठीक। है कहीं? उसके अच्छा हमारे फैमिलीज में आप उसके पता बाद लगाइए। छत्तीसगढ़, नहीं नहीं, जी उसके बाद छत्तीसगढ़ उड़ीसा में एक भी सती नहीं, तमिलनाडु और केरला में कोई सती का कॉन्सेप्ट नहीं। सर, मेरा फैमिली जी। का 1000 साल का हिस्ट्री है मेरे पास है, मतलब पूरा फैमिली ट्री बना हुआ है, कहीं लिखा हम्म, हुआ नहीं है उसमें। सबका मतलब पत्नी लोगों के नाम सब दिया गया, लड़कियां जो थी कहाँ शादी करके गई सब है मेरे पास, पूरा है एकदम। 1000 साल का मजाक नहीं करो, मैं दिखाऊंगा, हाथ का लिखा हुआ आज वह- भी है। वही तो कहीं वहाँ ये अब सती, वहाँ कहीं सती का बात नहीं है तो मैं तो नहीं मानूंगा ना। हमारे घर के लोग बेवकूफ थे या अनपढ़ थे, कोई उनको पता ही यही नहीं तो था। लेफ्टिस्ट कम्युनिस्टों ने, इन कुत्तों ने, सालों ने ऐसा पढ़ाया, ऐसा इम्प्लीमेंट किया कि पूरे हिंदुस्तान में हर समय होती थी। और ये होता था सिर्फ क्लास की एक सेक्शन, एक माइन्यूट सोसाइटी में होता था। और ये इम्प्लीमेंट की, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ननियाल का भी बताओ, उनका भी 200, फैमिली ट्री सुनिए है, सुनिए, उसमें भी नहीं है, 200, उसमें भी नहीं है। अरे सुनिए तो 200 जी बार जी राजपूतों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, जिसमें कि 60% से 65% राजपूत जीते। बहुत भीषण लड़ाइयाँ होती थी। जी जी। तो सबसे ज्यादा सती की जो मिलते हैं एविडेंस, वो मिलते हैं हाँ तो राजस्थान में। राजस्थान में बिल्कुल बिल्कुल। जिसको तो ज्यादा सती बोला भी नहीं जाता है, उसको जौहर बोला जाता है, साका जी बोला जी जाता जी, है। तो इन लोगों ने नाम घुमा दिया ना। उसको सती की कैटेगरी में डाल दिया ताकि नंबर्स बढ़ पाए। जी जी।
और वो नाम एबॉलिश कर दिए गए। जौहर और साका एबॉलिश करके सती में उसको इंक्लूड करा गया विदाउट यूजिंग द नेम। जी जी। अच्छा ये बताओ, रानी दुर्गावती, उनके हस्बैंड मर गए थे, वो कैसे युद्ध में आई थी अकबर के हाँ, सामने? हैं? बहुत लोग ऐसे हैं। ठीक ठीक। और रानी तुम्हारी ये जो कर्णावती थी, ये उत्तराखंड की, हाँ, वो कैसे इसके आई? तो ये तो 17 साल में विधवा हो गई थी, 1.5 साल का इसका लड़का था। फिर अहल्याबाई। अहिल्याबाई होलकर हो गई। हाँ, तो इन लोग मतलब बेवकूफ थे सब। हैं? और वो साउथ की कितनी रानियां थी, ये सब मुगल के टाइम में वो लड़ी एक भी थी। सती नहीं हुई है, लड़ी हैं? इन लोग सब। साले तो माँ इसीलिए बहनों से जब इज्जत खिलवाड़ करोगे तो कूद की जान दे दी थी, और टारगेट इनका रहता था कि ब्राह्मणों और राजपूतों की औरतें उठाओ, क्योंकि अरे समाज दीवार को पैदा नहीं। दीवार वाला सिस्टम कभी हमारे यहाँ नहीं था। जो कंपाउंड के चारों तरफ हम लोग जो दीवार खड़ा करते हैं ना, प्राचीर, हम्म वो हम्म सिस्टम पहले था ही नहीं। वो हम्म। इस्लाम के लोग आए तब इन लोगों को लगा कि भाई ढक कर रहना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो उठाकर ले जाते थे ना सब लड़कियों को। वही तो, ये घूंघट प्रथा, तुम आज भी जो हाँ, ये पुरानी सब हमारे मूर्तियां यहाँ कहाँ मंदिर है, था? मंदिरों में कहीं दिखता ही नहीं, जो जितने शिल्प बने कि घूंघट हो। और चाहे वो देखिए आप, चाहे बंगाल के जो पुराने हाँ जो हाँ, मिली है मंदिरों तोड़ने से, तो ड्रेस मिल जाती कि बंगाल में इस तरह पहनी जाती थी, बिल्कुल मथुरा का बिल्कुल अलग मिल जाता बिल्कुल। है ड्रेस, राजस्थान का अलग, साउथ इंडिया का अलग ड्रेस मिल जाता है। और कहीं नहीं कि ये पूरा साला ये गले तक घूंघट 2.5 फीट का लेकर घूमे, कहीं नहीं एक एविडेंस है। ये घूंघट तो इनके साले जिहादियों की वजह। अच्छा, साउथ इंडिया में आज भी नहीं है, जैसे आप इवन महाराष्ट्र में भी नहीं है प्रेजेंट टाइम। थोड़ा नीचे, थोड़ा महाराष्ट्र, जैसे नीचे जाइएगा वो वहाँ एकदम ही नहीं। सही बोल रहा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में कहाँ हूँ। है? एकदम एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। तेलंगाना और तो ये उसमें क्या कहते हैं तुम्हारा, उसमें नहीं है तुम्हारा, क्या कहते हैं आंध्रा में, उड़ीसा में नहीं है। अरे जी उड़ीसा जी जी, छोड़िए, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, क्या झारखंड कुछ और चाहिए जो क्या? ट्राइबल एरिया यहाँ पे नहीं है। एकदम तो सही बोल कहीं रहा हूँ। तो मैं तो हैं? घर से ही देखूंगा, इसीलिए मैं बोला कि जब मेरे खानदान की हिस्ट्री में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं है, ननियाल के यहाँ भी मैं जाकर, उनका भी टंगा हुआ है पूरा एकदम, बहुत बड़ा दीवार पूरा भरा हुआ है। मतलब आज का नहीं है, पुराना। पेपर देखने से आपको पता चलेगा, नकली मतलब बना हुआ चीज नहीं, जो भी है। मैं वहां जाकर मैं ये बात जब छेड़ा, बोला ऐसा हुआ ही नहीं कभी हमारे यहाँ, था ही नहीं ये सब। ये सब साले राजा राम मोहन राय जैसे प्लांटर लोगों की वजह से पाखंड फैलाया गया था। और दूसरी चीज, नेपाल में आप देख लीजिए, नॉर्थ जी में जी देखा जी, भाई, जहाँ लोग नहीं, ये नहीं पहुंचे जिहादी, गोरखा लड़े 1-2 बार, उनसे युद्ध हुआ, सोचे नहीं जीत पाएंगे, और उधर इंटरेस्ट एरिया भी नहीं है ढंग का, ये लोग गए नहीं फिर जिहादी, तो वहां पे भी नहीं है। अरे कोई भी, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ये सब जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनमें कहीं नहीं आपको घूंघट प्रथा मिलती। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो जिहादी एक माइंडसेट आया था, इस्लामिक इन्वेजन, ये इसकी वजह से ये इतनी कुरीतियां उत्पन्न हो गई थी कि वो बोल दिया नहीं हिंदू धर्म का पार्ट है, और कहीं नहीं लिखा कि हिंदू धर्म में औरतें 2.5 फुट का घूंघट लेके घूमे। जी जी जी। तो कोई अगर सती प्रथा का है ना, तो उनसे बोलो सती प्रथा सिर्फ थी तो एक सेक्शन में थी, क्षत्रियों में, वो भी ज्यादातर राजपूतों में। बिल्कुल। नहीं, ये जो हमारे वो है ना हिस्टोरियंस, कौन? हाँ जी। इनसे बाकायदा पूछने चाहिए और बोलने चाहिए, अगर इतनी प्रोमिनेंट थी तो आप तो ज्यादा दिखाओ ना नहीं भाई। हाँ। 1001 केस निकाल के दिखाओ हमको। 1000, मैं बोलता हूँ 500, 200 दिखाइए। 200 ही नहीं, आप दिखाइए ना 1001 का रिकॉर्ड। नंबर दे दो इन्हें कि आप 1001 केस निकाल के दिखाओ, इतनी प्रोमिनेंट थी। नहीं निकालते हैं तो इनको जो है फांसी दी जाए बाकायदा इंडिया गेट के ऊपर, ऐसा और विद मादरचोद फैमिली दी पाखंड जाए, विद फैलाता। बच्चों, बच्चों के साथ जी, में, ताकि झूठ इनको फैला जो फैला कर जो 140 है। करोड़ के 140 करोड़ लोगों का मनोबल तोड़ने की सजा बहुत ब्रूटल होनी चाहिए। इनके बच्चों को भी लटकाना चाहिए वहीं, बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने दूसरे के बच्चों को डिप्रेशन में डाल दिया है।
आज भी ऐसी डाल रहे हैं, आज भी डाल रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, इनके बच्चों के समाज साथ इनको सुरक्षित फांसी है देनी इनके चाहिए चलते, सबको। सुरक्षित है समाज। उनको देखते ही मतलब एक आतंक मन में आ जाता है नॉर्मल कोई आदमी को। उस दिन कोई बोल भी रहा था यार, देखते हैं उनको जो है मन में डर सा पैदा हो जाता है, हम लोग पीछे हट जाते हैं। बोला हटो मत यार, आगे ही बढ़ो, उनको भी लगना चाहिए हम भी कम नहीं। अरे काहे का डर, आंखों में डाल एक बार चढ़ी देखो तो पैंट में गीली हो जाए सारी। इतने बड़े कोई तोप नहीं है कटुआ से। तो इसी लोग झुंड में घूमता है ना, ये सब अकेले थोड़ी ना घूमते हैं, अकेला घूम कर बराबर दिखाए की फिर। लड़ाई में दादा, बराबर की लड़ाई में रिकॉर्ड है, हाँ नहीं बहुत सकेंगे बुरी ये। तरीके से मार खाई है इन्होंने। चाहे वो जो गे, है गे, इसीलिए तो गेटो में बैटल रहते ऑफ, हैं। अरे रुक तीस जाओ अमर भाई, परसेंट मैं बता रहा हूँ, जाटते। हम्म, बैटल ऑफ बदर ले लो, चाहे जी जी जहाँ जी। 4 दांत टूटे थे, ठीक है, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान की वॉर ले लो, जब जब बराबर की सेना हुई है तो मार खाई है इन्होंने, और बड़ी बुरी तरह मार खाई है, और मार खा के भागे हैं, लड़े भी नहीं है पूरा ये। फिर सिर्फ बराबर की सेना सामने आ जाए, ये नहीं जीते वहां। उस दिन एक पॉडकास्ट में देख रहा था, एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे पहले, वो आपके इधर के ही, मतलब हरियाणा पंजाब साइड के होंगे। तो वो बता रहे थे कि वो पाकिस्तान में थे जेल में 2 साल, ठीक है, 71 वॉर में पकड़े गए थे वो। तो वहाँ जैसे ही मतलब उनको पकड़ कर ले गए लोग, गोली लगी थी। तो जो भी हो, मगर डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं, काफिर काफिर बोल रहा है, लात जूता मार रहा है, हाथ पैर तोड़ दिया उनका। कैसे जब वो इंडिया वापस आए तब उनकी इलाज हुई सही ढंग से, मतलब वहाँ कुछ नहीं किया। ये हाल है हमारे यहाँ, शराब पिलाते हैं, फिल्म दिखाते हैं। ये 90,000 जो पकड़े गए ना, उनको मतलब हम लोगों ने क्या किया, खातिरदारी की हमने। मर गए साले हमारे सैनिक लड़के। और जो कांग्रेस ने जीता है, कांग्रेस ने बांग्लादेश बनाया। कांग्रेस घंटा कुछ नहीं बना। की, घंटा। सर कंक्लूड करें क्या? 2 घंटा 17 मिनट तो हो गया। प्रेम दादा आए हैं। प्रेम जी नमस्कार, नमस्कार बहुत दिन जी। के बाद। बहुत कैसे नहीं है जी, सर? मैं कल बहुत बहुत बधाई आप लोगों को चंद्रयान 3 की। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप तो मतलब हमारे, मतलब क्या बोलूँ मैं, एक तो नेशनलिस्ट तो आप हो ही, दूसरी चीज ये है कि आप तो पूरा जम कर क्रिटिसाइज करते हो गलत चीजों को। तो इसीलिए आपको तो स्पेशल बधाई आपको कि प्रेम कम हाँ से कम दादा जो मोदी है जी के। जी जी फॉल्ट लाइन को डिस्ट्रॉय करने वाले भी है, साथ साथ मतलब जी 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 नेशनलिस्ट के जी नेशनलिस्ट, और फॉल्ट लाइन पे भी अटैक करते हैं। जी जी जी। बड़ी तो बड़ी हमारे लिए टुडे इज अ डे ऑफ अचीवमेंट फॉर अस, बहुत डेफिनेटली। खुशी है। बहुत बहुत खुशी है जी, मैं तो आज लाइव देख रहा था, आंख से मतलब पानी निकल आया मेरा कि चलो मैं भाई, जो बोला पॉसिबल नहीं है, सब लोग बहुत बोल रहा था अरे वहाँ पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इतने क्रेटर्स हैं, मतलब एकदम फोटो फिनिश और एकदम मतलब टेक्स्ट बुक टाइप एकदम उतारा गया, जैसे इन लोग प्लॉट किए थे। 2000 ऑर्बिट। 2019 का जो फेलियर आज याद आता है, मैं उसको खैर फेलियर तो नहीं कहूँगा। हर किसी फेलियर मोमेंट से कुछ सीखने को मिलता है। जी तो जी 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 मैं 2 दिन खाना नहीं खा पाया था जब वो मोदी जी को गले लगा के रोए थे ना। जी जी जी। तो बड़ा उसमें बड़ा दर्द था। लेकिन आज देख आज के देखिए। आज देखिए तो आज तो हिंदुस्तान में हमारे यहाँ तो भाई आज दिवाली, हमने तो आज दिवाली मनाई है भाई। जी बिल्कुल जी प्रेम जी, बिल्कुल। एक चीज मैं दादा बता दूं प्रेम जी, आज जो लेफ्टिस्ट लिब्रांडो टाइप, उनको बर्नौल ट्रकों में भर भर के ले जाना पड़ा होगा। हाँ दादा ये जब दूसरा वाला चंद्रयान फेल हुआ था, सबको दुख होता, मुझे एक चीज पे बड़ी खुशी हुई थी, वो ये कि फेलियर के टाइम हमारा साइंटिस्ट रो रहा था। वो इसलिए नहीं रो रहा था कि साइंटिफिकली वो फेल हो गया, वो इसलिए रो रहा था कि 140 करोड़ लोग मेरी वजह से फेल हो गए।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है जी। ये चीज कितना एनकरेज करती है कि हमारा साइंटिस्ट अपने उसकी वजह से नहीं रो रहा, वो ये देख रहा है कि यार मेरी वजह से, मेरे फेलियर की वजह से 140 करोड़ लोग फेल हुए, वो इसलिए रो रहा था। और दूसरी बात इसमें जो साउथ पोल पे लैंड करना है, और इसमें एक बात और ऐड कर लीजिएगा, ये हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशन आया, एक एनर्जी आई है नई जनरेशन में। जी जी जी। इससे कि इस तरह का रेवोल्यूशन आया कि लोगों को कुछ एक ऐसी एनर्जी, बच्चों को आगे मिलेगी, स्कूल में टीचर्स को ऐसी एनर्जी मिलेगी कि दे कैन डू बेटर द नेक्स्ट टाइम। तो ये जो स्टडी अब बनी है ना, जहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ, आप तो यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, ये अरे अब आप भी कम विद्वान है। अरे अब ऐसा ना बोलिए। अमेरिका और रसिया को नहीं मैं, और चाइना को मैप पे नहीं मैं देख रहा, मैं अब अमेरिका को और इंडिया को देख रहा हूँ। तो ये एक नई जो नई चीज बनी है ना, ये हमारे तो यहाँ गुरदासपुर में अब तक पटाखे चल रहे हैं भाई बाहर। ये बहुत बढ़िया है। आज तो निखिल जी, मिठाइयाँ निखिल खत्म जी हो का गई भी दुकान स्वागत कर दीजिए। निखिल जी बहुत बहुत बधाई। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दादा जी को, अवगढ़ जी को नमस्कार, तेजवीर जी को नमस्कार, प्रेम जी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आज बड़ी खुशी है। सुंदर सर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और सभी स्टूडेंट को भी लाइव हमने शेयर किया है, सब स्टूडेंट को बहुत आज बढ़िया मॉर्निंग से दिखा रहा था मैं क्लास में। सुबह क्लास में मैंने जो लॉन्चिंग वाला वीडियो तो आज शो किया ही था मैंने क्लास में, कल मॉर्निंग में उनको वो भी दिखाएंगे, जो लैंडिंग वाला हमारा हुआ है ये भी दिखाएंगे। ये काफी मेरे ख्याल से मैं भी कल से इसको देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा है, जो स्पीड को कंट्रोल करना होता है ना, हर मिनट हर ये सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये स्पीड को, क्योंकि ये आम फ्यूल तो है नहीं कि भी कोई खास लोकल फ्यूल है, गैसोलीन है, ये डीजल है, कोई एलपीजी है, सीएनजी है। एक ऐसे मतलब एनर्जी को, स्पीड को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा टास्क है, ये छोटा टास्क नहीं होता। जो लास्ट के 14-15 मिनट जो थे, मतलब काफी क्रूशियल। हाँ, क्योंकि आप ये देखिए 1000 किलोमीटर की स्पीड में उसको, और एकदम मतलब जीरो पे लेके आना, एक स्लो करना, तो ये भी हाँ। लेकिन आज तो आप सभी को बताता हूँ, एक अपडेट देता हूँ जी कि आज का जो चंद्रयान मिशन है, इसको आपको ये पता नहीं होगा कि मिनिस्ट्री ने सभी स्कूल्स में मैंडेटरी किया था, और इसकी रिपोर्ट भी ली जाएगी कि आपको स्टूडेंट्स को, हाँ, इवनिंग में 5:30 को आपको शो करना है स्टूडेंट्स को सबको। अरे वाह। तो आप ये देखिए कि कॉन्फिडेंस लेवल देखिए प्लस, और फेलियर को भी अगर फेलियर भी होता तो भी मैंडेटरीली सबको शो करना था। हाँ, तो वही बात है। हाँ, और करेज देखिए उनका कि इवन इफ वी आर गोइंग टू बी अ फेलियर देन वी वांट टू बी लाइव। और सभी स्कूल्स में ये लोग दिखाया गया डायरेक्ट। और ये गाइडलाइंस आई थी, हमारा सर्कुलर आया था, बाकायदा मिनिस्ट्री ने रिलीज किया था कि दैट यू हैव टू शो दिस पर्टिकुलर थिंग टू ऑल योर स्टूडेंट्स। तो इससे बहुत सारी चीजें समझने सीखने में आती कि रिवॉल्यूशन देखिए आप, मिनिस्ट्री डायरेक्टली लाइव कंडक्ट कर रही है, और इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है ये, उससे भी बियॉन्ड लेवल का इवेंट है, इसमें फेलियर के चांसेस मैक्सिमम है। फिर भी देखिए मिनिस्ट्री की रिस्क देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, और वो किस तरीके से बच्चों को एनकरेज करना चाहते हैं कि वी यस बी रेडी टू फेस द एक्सट्रीम लेवल ऑफ फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट। पॉसिबल सब कुछ था। साइकिल से चांद तक का सफर है जी, ये साइकिल से चांद तक का सफर। और उनका कॉन्फिडेंस प्रेम दादा, आप देखिए ये इसमें कितनी तगड़ी कैलकुलेशन लगती है। जब स्लिंग लेना पड़ता ना, स्लिंग शॉट मारना पड़ता है, तो आपको वो स्लिंग की टाइमिंग जो है मून के ऑर्बिट में उसके साथ मैच करानी पड़ती है एक पॉइंट पे, कि इस टाइम पे मेरा स्लिंग शॉट जो मैं लूंगा वो इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, उसी टाइम पे चांद भी वहां पे पहुंचेगा। अलग, मून की ग्रेविटी वो बात अलग। नहीं है, जब स्लिंग शॉट लगेगा तो आपको स्लिंग लेना है, तो उस पॉइंट पे जो पहुंचना है वो उस टाइम पहुंचना जब मून भी पहुंच जाए वहां।
तभी आप उसकी ग्रेविटी के उसमें आ पाओगे, बिल्कुल जी। वरना वो स्लिंग शॉट से मिस करके आप कहीं और चले हाँ जाओगे। हाँ दूसरे जगह चले जाओगे। कैलकुलेशन का जो level है मैं इसमें, तो ये इंतजार कर रहा हूँ अब ये जो रोबोट मेरे ख्याल में कितने दिन में बाहर आएगा सर, 4-5 दिन लगेंगे अभी, है ना? नहीं वो हो नहीं नहीं सकता नहीं है वो आने वाला हो, कल से या आ प्रोसेस हो भी गया जाएगा हो। कल। या आ गया होगा, रात तक तो आ जाना चाहिए नहीं, बाहर, कल से शुरू कर देंगे वो। कल अभी से क्योंकि तो करेंगे। है मॉनिटरिंग। मैं तो इस चक्कर में हूँ वो ऊपर से धरती की फोटो खींच के भेज दे, ये जो फंडा के चपटी है गोल है, मैं भी गंगा जी नहा लूं। नहीं धरती की फोटो मैं तो पोस्ट किया हूँ आज स्ट्रीम में, धरती तो अरे हम चंद्रमा समझे जैसे नहीं, लग रही है। नहीं। एएम दादा निखिल समझे नहीं। वो शेयर हाँ। कर सकते हैं करेंगे फोटो। अरे एएम दादा आप समझे प्रदीप नहीं, भाई वो कहने का मतलब। नहीं दिखाइए ना वो फोटो, बढ़िया फोटो मतलब आया वो, इसकी देखिए ओरिजिनल फोटो है वो। प्रेम जी आप ही समझाइए, एएम दादा भी समझ मैं नहीं समझ पाता। गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ जानबूझकर। दादा देखिए चंद्रयान 3 की आप इमेज जो दिखा रहे हो, वो जी इमेज आप कहीं पे शेयर करो। ये तो आपके पीसी वो लैपटॉप का लिंक है, ये हाँ तो मेरे उसमें कैसे नहीं उसको खुलेगा। डालूं, कैसे शेयर करूं? लैपटॉप मतलब ये है डेस्कटॉप पे है फोटो। आप वो पिक उठाओ, व्हाट्सएप पे हाँ भेजो, मैं वहां से उठाता हूँ, उसको खोलता हूँ और दिखा देता हूँ। दादा नहीं इसमें है तो टोटल आर स्ट्रीम में है, आर टोटल स्ट्रीम कितने में दिन है। लगे, कितने दिन लगे इस प्रोजेक्ट को मेरे ख्याल से? किस अगर मैं 2 साल से काम कर रहे नहीं हैं नहीं इस नहीं पे। नहीं 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 ये यहाँ से जो लॉन्च किया था ना, कौन सा दिन था उस दिन? लॉन्च किया था तो 1 हफ्ता पहले शायद। 28-29 दिन ऐसे कुछ लगे। हाँ इतने दिन लगा, 28-29 दिन लगे हैं। 28 दिन। हाँ 28 दिन हाँ लगे हैं। दादा, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि स्लिंग शॉट लेना पड़ेगा। स्लिंग शॉट लेने के लिए आपको पोजीशन बनानी पड़ती है। धीरे धीरे आप अर्थ का जो है ना हाँ वो क्या कहते हैं, ग्रेविटी, आप हाँ अर्थ के अराउंड घूमते घूमते अपने आप को, अपना वो जो है साइकिल बड़ा करते हो। बड़ा हाँ करने के बाद फिर आप वहां से स्लिंग लेते हो। स्लिंग की टाइमिंग आपको ऐसी रखनी है कि स्लिंग लेके जिस पॉइंट पे आप मीट करना चाहते हो, चांद भी वहां उसी टाइम पे पहुंचे जब आप पहुंच रहे हो। तभी आप उसकी ग्रेविटी में एंटर करोगे। जब ग्रेविटी में एंटर करोगे तो वहां भी बड़े स्लिंग से धीरे धीरे छोटा होते 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 फिर आप इनर में आओगे। लेकिन अगर आपका स्लिंग मिस हो जाता है तो आप कहीं और ही पहुंच जाओगे स्पेस में। ये देखिए, ये मैंने भेजा है, इसको जरा खोलिए इंडियन क्रूज जी, इसको दिखाइए। क्या जब मैं लाइव देख रहा था तब तक 2.9 मिलियन व्यूज हो चुके थे। अब पता नहीं टोटल कितने व्यूज है, देखता हूँ मैं। अरे जो इसरो का वो था यूट्यूब हैंडल, उसमें तो 80 लाख लोगों ने देखा था। अरे लाइव व्यू बाप, चल रही है। लाइव में ना 80 लाख में, क्या बात। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने तो। ये मेरी वाली फोटो क्यों नहीं पोस्ट हो रही? ये देखिए, ये अपनी पृथ्वी तो माँ हम लोग कहते हैं, चंदा को मामा कहते हैं, तो बहना ने भाई को राखी भेजा है। अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है 7-8 दिन बाद। तो ये एक मतलब बहुत बढ़िया। अच्छी, हाँ बहुत ही अच्छा क्रिएटिवनेस है जिसको कह सकते हैं हम लोग, जिसने भी बनाई इसमें है। नाम डाल सकते हैं आप, ये किसी को विश करने के लिए नाम भी डाल सकते हैं इसमें। हाँ, तो मतलब अच्छा जिसे कहते हैं पॉजिटिव क्रिएटिविटी, तो उसका बेस्ट एग्जांपल ये है। जी अच्छा जी जी। थोड़ा थोड़ा मैं बिजी रहा था, तो उसका फेलियर का क्या कारण रहा? जो रसिया का लोना था उसका क्या, वही उसका क्या? सेम चीज है, मतलब हड़बड़ी में इन लोग उतना समझ नहीं पाए कि स्पीड का कंट्रोलिंग जो आप बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो 4 फेज में इन लोगों ने कंट्रोल किया, 4 स्टेजेस में। इन लोगों ने हड़बड़ी किया होगा जरूर। और कमाल की बात तो ये देखिएगा कि इसमें लेडीज जो ये पूरी टीम थी, जो ये पूरा मतलब इसरो की टीम थी, इसमें हमारी जी कितनी कितनी हिंदुस्तानी बहनों का योगदान है, मैं तो हैरान हूँ। 70 ये लोग थी। पूरा 250 की टीम में 70 लोग थी। ये हमारे मध्य प्रदेश में हरदा नगर के छोटा सा गांव है, वहाँ प्रिंसिपल की बेटी भी वहाँ पे है। मतलब वो जी वृद्ध जी हो गए जी। तो, वो आज मतलब आज बहुत आज पुराने। आज तक पे भी थी वो, आज लड़की।
बहुत पुराने एजुकेशनिस्ट, मतलब बहुत अच्छे परिवार के बच्चों ने कार्य किया इसमें, संस्था ने अच्छा कार्य किया। और वो भाई स्पेक्टेकल पहनकर जो मतलब लेडी थी, वो बच्ची है देखिए सोनी। देखिए एक इसमें ये भी है कि मेरे ख्याल में 7,000 करोड़ का कितना इसका बजट था। आधे बजट में हाँ ना ये और होगी वो। इसका बजट तो बहुत सस्ता था, 650 के आसपास था। हाँ और दूसरा पता नहीं क्यों, अब तो मैं काफी दिन से नहीं गया, एक जगह पड़ती थी कैलिफोर्निया में, उसकी जगह का नाम क्या था, मैंने वहाँ प्रोजेक्ट किया था, नासा था, माउंटेन व्यू था या सनीवेल, कुछ माउंटेन व्यू में एक नासा था। हम्म तो वहाँ पे मैं गया था अंदर एक बार, वो जाने देते थे। तो उन लोगों वहाँ पे रिसर्च सेंटर, वहाँ से एक बार ये इसको लेके स्पेस को 747 प्लेन पर लेके उन्होंने इसको मूव किया था। तो जी जी। नासा वालों ने तो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया था वहाँ तो मैं काफी दिन पहले देखा था, वहाँ तो बिल्डिंग बन गई, गूगल ने बना दी, मतलब नासा तो ने तो कोई अब छोड़ ही दिया है सारा कुछ, कोई फंडिंग फंडिंग नहीं होती या तो उन लोगों को कुछ तो। लेकिन इसरो ने तो कमाल ही करके दिखा दिया। सर, इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है श्री नरेंद्र मोदी जी को। क्यों जाता है? क्योंकि हमारे कितने साइंटिस्टों के मर्डर हुए हैं, उनके जो हत्याएं हुई हैं, और वो भी बहुत बड़ा एक रीजन होता था कि हम फेलियर क्यों होते थे। और इनको प्रोटेक्ट करके नरेंद्र मोदी जी ने भी कीर्तिमान स्थापित किया। और एक जी चीज आप जी, नोटिस मानता हूँ करिए इस बाद बात में, को मैं। जी जी। आप एक चीज नोटिस करिएगा, जब लाइव हो रहा था तो जोहान्सबर्ग में है थे अभी नरेंद्र मोदी जी, पर वो लाइव चुपचाप बैठे थे। और मैं उनके फेशियल रिकॉग्निशन को भी मतलब देख रहा था कि इनका मतलब बोले घबराहट तो चेहरे पे उनकी दिख रही थी। शुरू में, हाँ जी जी। वो दृढ़ खड़े थे कि नहीं, अपनी टीम में जो होगा देखा जाएगा। लास्ट टाइम भी साथ में खड़े थे, अभी भी साथ में खड़े रहे हो। जी जी बिल्कुल। और ये जब आपको दिखता है कि आपका लीडर आपके साथ खड़ा है कमिटमेंट के साथ, तो टीम में डबल पावर आ जाता है। बोले नहीं, और व्हाट एवर इज गोइंग टू हैपन, लीडर इज विद अस। जी जी। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था डीएवी में, मेरे याद नहीं आ रही अच्छे से, एक हमें कविता पढ़ाई जाती थी प्रार्थना में, वीर तुम बड़े चलो, वीर क्या नाम, वीर वीर तुम तुम बड़े, बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ है, बगल से तुम निकल चलो। वाह रे वाह। हाँ, शेर की दहाड़ है, हम्म हाँ। रुकना नहीं है, बस उसका मतलब ये था। हाँ। जी जी। अब आज तो हमारे तो आज सुबह से दोपहर से वही गाना चल रहा है भाई पड़ोस में, वो क्या नाम है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तो जी आज ये बात सच हो चुकी है। So the best part is the coming out of the extreme level of depression हम्म and proving themselves as the victorious. That's the best part, beauty of that victory जी। जो देख के उनका जो दिख रहा था कि कितना उनके केवल दे lived and breathed only the Chandrayaan, that we want to accomplish that particular thing. How the hell we got a simple failure. बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन मिस्टेक से अपना चंद्रयान 3 फेलियर हुआ था। बहुत माइन्यूट सा मिस्टेक था। उसमें क्या था कि एक बग होने से टाइम लैगिंग हो गई थी, तो जो यहाँ से सिग्नल भेजे गए थे उसका हम्म समय डिफरेंस इसमें कुछ 8 या 9 सेकंड हो गया था, जिसकी वजह से हम्म कंट्रोल मतलब फास्ट फॉरवर्ड में सिग्नल एक्सेप्ट नहीं हुए थे और क्रैश हो गया था। और इस बार इनबिल्ट कंप्यूटर जो है काम कर रहा था। हाँ, इस बार शायद इन्होंने कई बार उसको चेक किया होगा, ट्रायल या हमें तो लगता है कि सुपर कंप्यूटर भी इससे भी उसको मैं लगभग 1,00,000 1,50,000 का तो उसको रन कराया ही होगा। अब और इसे ही सर कहते हैं सुपर रॉकेट कंप्यूटर साइंस। भी, इसका सुपर कंप्यूटर भी अपना इंडिजीनियस है, भारत का ही बनाया हुआ है हाँ सुपर हाँ। कंप्यूटर। अच्छा। हाँ, ये टेक भी अपने भारत की है सुपर कंप्यूटर। जब परम का जो रिवॉल्यूशन है ना, तो अपने भारत का ही सुपर कंप्यूटर यूज किया है इसमें। शायद आईएससी का यूज किया है या सीडेक का यूज किया है, पॉसिबली सीडेक या आईएससी दोनों का यूज किया हुआ है। इंडिया कौन में भी दादा? होंगे कई सारे कंप्यूटर, होंगे सुपर कंप्यूटर। सॉरी भाई, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो आप लोग ये दादा। दादा ये बेबी सिटिंग की जॉब है।
नौकरी नहीं दादा, ये तो प्रेम है। और आप एक शिक्षक की तरह, और आपका अपना बचपना भी याद आता होगा इसमें। नहीं, आवश्यक है दादा, हमारे को भारत के अगले साइंटिस्ट भी देखना है सामने। जी। भारत के अगले वीर हमारे देखते रहना चाहिए, उनको भी देखना जरूरी है। अच्छा, रैप अप कर दिया जाए क्या? जी जी जी। बंद कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज का हम जो है अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे आपके सम्मुख। कृपया इस कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। ठीक है जी। जय हिंद, चंद्रयान की वंदे फिर मातरम, भारत माता की जय। चंद्रयान की फिर बधाई आपको बहुत जी जी बहुत जी हार्दिक से। जी। जय हिंद, वंदे मातरम।